वाई डू वी लुक लाइक आवर पेरेंट्स? क्यों हमारे ज़्यादा से फीचर्स हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से मैच किया जाता है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो आइए आज के हमारे इस बेहतरीन चैप्टर में यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में हम इस डाउट को क्लियर करेंगे। तो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल दैट इज अनअकैडमी क्लास 12th। एंड आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट कराने जा रही हूँ कंप्लीट जेनेटिक्स वाला चैप्टर। मुझे पता है तुम बहुत डरते हो, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो कि मैम एनसीईआरटी में बहुत कंफ्यूजिंग सी लैंग्वेज है, कैसे हमें मोनो हाइब्रिड क्रॉस करना है, कैसे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस करना है। तो दिस इज द कंप्लीट वीडियो फॉर दैट कंप्लीट डाउट। तो आइए पहले देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ये आपका इंडेक्स है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक टर्मिनोलॉजीज की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स, कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, उसके बाद मेंडल की लॉज, तो भाई मेंडल जी की बार बार बातें होंगी आपकी इस वीडियो में कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। आपको ह्यूमन बींग्स में, बर्ड्स में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में आपको सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है। उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रॉपी। अभी सुन के बहुत डरावने लग रहे होंगे टर्म्स, बट मैं बता रही हूँ कि एक स्लाइड में सब कुछ तुम्हें क्लियर होने वाला है। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और साथ में म्यूटेशन। तो क्या करें, शुरू कर दें? ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर तुम्हें अपने चैप्टर का नाम दिखाई दे रहा होगा तो तुम्हारे चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के नाम में ही तुम्हें दो टर्म्स मिल रहे हैं। कौन कौन से दो टर्म्स? एक टर्म है तुम्हारा इनहेरिटेंस और दूसरा है वेरिएशन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? दैट यू आर इनहेरिटिंग समथिंग। तुम अपने पेरेंट्स से कुछ इनहेरिट कर रहे हो। अब मैं यहाँ पे तुम्हारी प्रॉपर्टी या फिर लैंड वैंड की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, द कैरेक्टर्स विच यू इनहेरिट फ्रॉम योर पेरेंट्स, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सिमिलर दिखते हो अपने पेरेंट्स की या फिर अपने अंकल की। मतलब कि बेसिक जो आपकी फैमिली हायरार्की है उसमें आपकी सिमिलैरिटीज दिखाई देती हैं। तो जो फीचर्स, जो कैरेक्टर्स आप इनहेरिट कर रहे हो, उस पूरी प्रोसेस को सिंपल वर्ड में अगर बताओ तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। विरासत में तुम्हें क्या फिजिकल फीचर्स, क्या कैरेक्टर्स मिले हुए हैं, उसके बारे में पढ़ाई। अब देखो, हम ज्यादातर देखते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, बट 100% सिमिलर तो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं होते ना। कुछ तो डिफरेंसेस होती हैं, कुछ परसेंट की डिफरेंसेस होती हैं। कंप्लीट क्या पता जैसे मेरे बाल है तो मेरी मम्मी के जैसे कंप्लीटली नहीं है, ना ही मेरे फादर के जैसे। कुछ आपका चेंजेस आ गए। तो जो चेंजेस आ गए, जो तुम्हारे डिफरेंसेस आ गए, उसको हम पढ़ते हैं अंडर द टर्म वेरिएशन। तो जो चीज आपकी इनहेरिट करी आपने, दैट इज इनहेरिटेंस। और जो चीजें चेंज हो गई, क्यों चेंज हो गई, ये क्लास 11 से पढ़ा था, मियोसिस, याद अगर आपको आए हो तो वो आप पढ़ोगे अंडर वेरिएशन। तो बस इन्हीं दोनों के अराउंड रिवॉल्व करते हुए हमें और सारी टर्मिनोलॉजीज जाननी है, समझनी है और करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड है आपकी डिफरेंट मतलब कि कह सकते हैं डिफरेंट डेफिनेशंस है। सबसे पहला है जेनेटिक्स, ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो मैंने तुम्हें दो टर्म्स बताए, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की वो वाली ब्रांच है। देखो, बायो में भी एक बहुत सारी तुम्हारी कैटेगरीज होती हैं। बायोटेक हो गया, जेनेटिक्स हो गया, ऐसे करके बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। उसमें जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन आखिर हो कैसे रहा है। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस, तो मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। वेरिएशन भी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया, द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम देयर पेरेंट्स, मतलब कि हम में और हमारे पेरेंट्स में कितनी डिफरेंसेस हैं, वो वेरिएशन हो गया तुम्हारा। ओके ओके, ह्यूमंस न्यू अबाउट वेरिएशन सिंस 8000 to 1000 BC एंड यूज्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। तो हमारे फोर फादर्स काफ़ी स्मार्ट थे, उनको पता था कि वेरिएशन जो है, अभी इवोल्यूशन में आप पढ़ोगे कि वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो आपका सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो फोर फादर्स को पता था, तो उन्होंने सेलेक्टिव ब्रीडिंग प्रैक्टिस करी थी। दे वर रियली वेरी स्मार्ट। ओके, आइए चलते हैं, कुछ और टर्म्स जानते हैं। ओके, मेंडल से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स जो है ना, मेंडल के बिना कुछ भी नहीं है। कह सकते हैं इन्होंने ही खोज करी थी जेनेटिक्स की आपकी। तो व्हाई इज ही सो इम्पॉर्टेंट, क्या किया इन्होंने ऐसा? और मैं तुम्हें एक और बात बता दूं कि ही वर्कड रियली हार्ड बट हिज वर्क वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड।
मतलब कि काफी, जब तक वो अलाइव थे ना, जब तक वो जिंदा थे, तब तक उनके काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया. आफ्टर 40 और 50 ईयर्स व्हेन योर सटन एंड बोवरी, जो लिंकेज वाले आपके साइंटिस्ट हैं, मॉर्गन, इनने जब स्टडी करना स्टार्ट करी ना, तो उन्होंने देखा कि अरे इस पर तो किसी और ने पढ़ाई ऑलरेडी कर रखी है, कौन है ये. तब जाके मेंडल का जो काम था ना, उसको रिकॉग्निशन मिला था. तो मतलब ये है कि मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो पहचान मिल ही जाएगी, है कि नहीं. चलो, तो इनने क्या किया, इनने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए. किस पर? गार्डन पी पर. यस, जो मटर होता है ना, मटर खाते हैं हम सब, उस पर इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. यस, इनने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स पढ़ा. किसमें? पाइजम सटाइवम, दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी. इसमें इन्होंने 7 पेयर्स को सेलेक्ट किया और उन पेयर्स के ऊपर स्टडी करके इनने मेंडल की 3 जो लॉज हम पढ़ते हैं ना, वो दी थी. क्या 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स थे, क्या इनने एक्सपेरिमेंट्स की थी, ये सब हम पढ़ेंगे. इन्होंने क्या किया, सैंपल साइज इनका बहुत बड़ा था, मतलब कि पूरे गार्डन का पूरा, मतलब एक गार्डन ऑफ पी इनने सेलेक्ट किया और सब पे मतलब इनने पढ़ाई करी. फर्स्ट टू अप्लाई स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल लॉजिक टू बायोलॉजी. ठीक है, तो ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स का यूज किया बायोलॉजी में. ठीक है, अब तो बहुत लोग करने लग गए हैं, बट ही वॉज द फर्स्ट. क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम रेशियो तो पढ़ते हैं, जो हम क्रॉस परफॉर्म करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम रेशियो ही तो पढ़ते हैं, एंड दैट इज अ थिंग ऑफ मैथ्स. ओके, प्रपोज फैक्टर्स नाउ कॉल्ड जीन्स. तो जैसे मैंने तुमको बताया कि समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स टू अस. कुछ जो कुछ ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको इन्होंने नाम दिया था फैक्टर्स, जिसको आज में हम बोलते हैं जीन्स. तो सबसे पहले उनने उसको डिस्कवर किया था और उनने उसको सिंपल सा नाम दिया था कि इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स, जिसको आज हम जीन्स के नाम पे जानते हैं. इन्होंने जीन वाला टर्म नहीं दिया था, इन्होंने फैक्टर्स बताया था. बट इनको इतना तो पता चल गया था कि समथिंग इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, उस समथिंग का फैक्टर नाम दे दिया था इनने. इनका रिजल्ट जो है, देखो मैंने जैसा बताया 1865 में पब्लिश हुआ था, बट रिकॉग्नाइज हुआ था 1900 में. ठीक है, चलो कभी तो रिकॉग्नाइज हुआ इनका. अब देखो, इन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया. कोई भी प्लांट सेलेक्ट कर सकते थे ना, कोई भी फूल या कोई भी ऐसा प्लांट सेलेक्ट कर सकते थे, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते थे. बट इन्होंने गार्डन पी ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि देखो, ये मतलब पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में कि वाई पी प्लांट. तो मेक श्योर करना कि आपको 3-4 पॉइंट इसके बारे में पता हो. शॉर्ट लाइफ साइकिल. अब इसका क्या फायदा है? अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल है किसी प्लांट की, तो उसका क्या फायदा हो सकता है? फायदा ये हो सकता है, देखो तुम आगे एक्सप्लेन करोगे, मैंने नहीं किया, तुम एक्सप्लेन करोगे. क्या एक्सप्लेन करोगे? कि अगर किसी प्लांट की शॉर्ट लाइफ साइकिल है, तो तुम उसकी बर्थ से लेकर के डेथ तक कंप्लीट ऑब्जर्व कर सकते हो. कंप्लीट लाइफ साइकिल जो है ना उसकी ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये क्या क्या कैरेक्टर शो कर रहा है, कैसे इसकी बर्थ हो रही है, इसकी लाइफ साइकिल में डिफरेंट स्टेजेस कौन से आ रहे हैं और कैसे इसकी डेथ हो रही है. तो ये ऑब्जर्व करना उनके लिए बहुत ईजी हो गया था, बिकॉज इट हैड शॉर्ट लाइफ साइकिल. दूसरा, मेनी ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज. ओके, थर्ड है इजी टू क्रॉस पॉलिनेट. इसको क्रॉस पॉलिनेट करना, यानी कि उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने थे. ठीक है, तो इसको क्रॉस पॉलिनेट करना बहुत आसान था. प्लस क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स. अच्छा, अगर तुम जाते हो बाजार में मटर खरीदने, तो तुम्हें एक खराब और एक अच्छे फ्रेश मटर में डिफरेंस देखने को इजीली मिल जाता है. ठीक है, कि अगर मटर पुराना हो गया तो वो पॉड्स तुम्हारे येलो कलर के हो जाते हैं, और एकदम फ्रेश है तो ग्रीन दिखते हैं. यानी कि क्लियर, तुमको एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं. एक एकदम मतलब कि कह सकते हैं एक्सट्रीम और एकदम ही लो है. तो इस वजह से भी इन्होंने इसको सेलेक्ट किया. ठीक है, तो ये हो गए कि क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किया इनने. और भी रीजंस हैं एक आधा, जो तुम्हें यहाँ पे छूट गया उसको ऐड कर लेना. ठीक है, जिस वजह से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए. अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने 7 पेयर्स को यूज किया था, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को यूज किया था अपनी 3 लॉज देने के लिए या फिर अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए. अब ये कौन से लॉज थे, ये क्या चीजें थी, इसको भी आइए देखते हैं. पहला है सीड शेप. तो मटर के अंदर जो तुम्हारे दाने होते हैं उसी को हम यहाँ पर सीड बोल रहे हैं. तो सीड की शेप की बात हो रही है. ठीक है, इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम ना होमोजाइगस और ये वाले जो टर्म्स है ना उसको पढ़ते हैं. ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव वाले टर्म्स. आइए पहले इसको समझते हैं, फिर वहां पर चलेंगे. ठीक है, क्योंकि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स है ना, तो तुम्हें डोमिनेंट जब पता होगा, रेसेसिव जब पता होगा, तभी समझ में आएगा. तो जीन क्या होता है? तो जैसा मैंने बताया कि समथिंग विच इज गेटिंग ट्रांसफर्ड, यानी कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिट ही तो हो रहा है ना, जो इसका नाम फैक्टर दिया था उनने, वो क्या था? समथिंग विच वाज गेटिंग इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो जीन जो है तुम्हारी, वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाती है. ठीक है, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन विच विल एक्सप्रेस अ ट्रेट, यानी कि आगे जाकर के आपका एक ट्रेट फॉर्म करेगा. ये वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है.
ठीक है। दूसरा है जीनोटाइप। अब देखो, मान लो मैं हूं, ठीक है, मुझे ध्यान से देखो, तो मेरे जो फीचर्स तुमको दिखाई दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे बाल का जो टेक्सचर है, मेरे फेस का जो शेप है, मेरे आई का जो कलर है, ये क्या है, ये फीचर्स विजिबल हैं। तो जो भी फीचर्स विजिबल होते हैं ना, जिसको तुम देख सकते हो सामने से, उनको हम बोलते हैं आपका फिनोटाइप। फिजिकल ट्रेट्स, फिजिकल विजिबल ट्रेट्स जिनको हम देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं बच्चों फिनोटाइप। अब मान लो कि मेरे आई कलर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मेरी आई कलर ब्लैक है, कुछ लोगों की ब्राउन होती है, कुछ लोगों की ब्लू होती है, यानी कि पीछे कुछ तो कोडिंग चल रही है ना, पीछे कुछ तो कोड्स लिखे होंगे जिसकी वजह से ये चेंजेस आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? जो चेंजेस आ रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं जीनोटाइप। जो कोड पीछे लगा हुआ है जिसकी वजह से मेरा आई कलर ये निकल करके आ रहा है, यानी या फिर मेरी फेस शेप की अगर हम बात करें, तो राउंड फेस शेप के पीछे क्या कोड लिखा हुआ है कि ये सामने निकल करके आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पीछे कुछ कोडिंग हुई है, बट जीन्स प्रेजेंट है, उसमें कुछ टाइप है ऐसा जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर फीचर हमें देखने को मिल रहा है। उस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं जीनोटाइप। अच्छा, तुम ऐसे समझो कि जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं तुम्हारे, तो वो कोड्स लिखते हैं, ना, कोडिंग करते हैं ना, तुम भी जानते होगे। तो कोडिंग करते हैं, अगर उनका कोड सक्सेसफुल हो गया तो एक पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट बन करके निकल के दिखता है, एक्सप्रेस होता है वो। सिमिलरली जीनोटाइप जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो एक फिजिकल ट्रेट के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये तुम देख नहीं सकते हो, ये तुम देख नहीं सकते हो, बट ये देख सकते हो। सिमिलरली तुम कोड नहीं देखते हो, तुम तो ऐप या वेबसाइट देखते हो ना, उस पर तुम काम करते हो ना, बट उसके पीछे कोडिंग क्या है उसको हम बोलेंगे तुम्हारा जीनोटाइप। आई होप ये दोनों टर्म्स तुम्हारे क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा अलील्स। अब देखो, मान लो हाइट के लिए तुम्हारी एक जीन प्रेजेंट है, कोई भी एक जीन है, ठीक है। अब हाइट या तो टॉल हो सकती है या तो शॉर्ट हो सकती है, यानी कि एक कैरेक्टर का, मान लो हाइट की अगर हम बात करें तो दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, या तो टॉल या तो शॉर्ट, तो दोनों के लिए अलग अलग तुम्हारी जीन्स प्रेजेंट होंगी। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर है, अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन जो है ना, इसको हम बोलते हैं अलील। ठीक है, two alternative forms of a gene occupy the same locus on homologous chromosome। ठीक है, इनका पोजीशन, मान लो कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम हो गया ना, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इन ये अपना सेम लोकस ऑक्यूपाई करते हैं, किस पर? होमोलोगस क्रोमोसोम पर। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक ही कैरेक्टर के, एक ही टर्म के आपके दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं। जैसे हाइट का मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, तो ये हो गए अलील्स। अब आते हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव पर। जब ये समझ लोगे ना, तब फिर वापस चलेंगे तुम्हारे 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पर। डोमिनेंट क्या होता है और रेसेसिव क्या होता है। अब जैसे मान लो मैंने हाइट की बात करी, ठीक है, हाइट की बात करी, तो कैपिटल टी भी तुम्हारा हाइट डिनोट करता है, स्मॉल टी भी तुम्हारा हाइट डिनोट करता है। बट ये अगर एक साथ दोनों प्रेजेंट हैं, तो तुम्हें जो प्लांट, जो तुम प्लांट की बात करें या हमारी बात करें, तो जो प्लांट तुम्हें दिख रहा है ना, वो टॉल होगा, ये तुम्हारा एक्सप्रेस करेगा। मान लो ये तुम्हारा जीनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप है। जीनोटाइप फिनोटाइप तुम समझ गए हो, तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूं आगे इसको। जीनोटाइप हो गया, इससे जो तुम्हारा फिनोटाइप निकल करके आ रहा है ना, वो एक टॉल प्लांट शो कर रहा है। फिनोटाइप जो आ रहा है, यानी कि वो तुम्हारा टॉल प्लांट शो कर रहा है। कैपिटल टी इज फॉर टॉल, स्मॉल टी इज फॉर शॉर्ट। ठीक है, बट तुम्हें कैपिटल टी यानी कि टॉल प्लांट तुम्हें देखने को मिल रहा है, टॉलनेस दिखने को मिल रही है, यानी कि जो स्मॉल टी, जो डॉर्फ शो कर रहा था, वो तो यहाँ पे दब गया, वो तो छिप गया, वो तो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाया फिनोटाइप में, वो तो खुद को शो नहीं कर पाया। तो स्मॉल टी यहां पर तुम्हारा रेसेसिव हो गया और कैपिटल टी तुम्हारा यहां पे डोमिनेंट हो गया, क्योंकि फिनोटाइप में तुम्हें एक टॉल प्लांट दिखाई दे रहा है। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है ना, तो तुम्हें एक जो है अगले को छिपा दे रहा है, अगले की प्रॉपर्टीज को दाब दे रहा है, अगले की प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, बट एक जो है, जो डोमिनेंट है, वो अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर हियर, दोनों अलील्स है तुम्हारी, तो कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर हियर एंड स्मॉल टी इज रेसेसिव ओवर हियर। जो तुम्हारी रेसेसिव वाली स्मॉल टी है ना, तो ये दोनों जब साथ में, जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा ना, तभी तुम्हारा ना ये शॉर्ट प्लांट बना करके फिनोटाइप में दिखा पाएगा, तभी बस ये एक्सप्रेस हो पाता है। तो रेसेसिव वाले जो तुम्हारी अलील्स होती है ना, वो बस जब होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, होमो का मतलब हो गया कि दोनों सेम है। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस पर भी आती हूँ, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस भी समझ ही लेते हैं, चलिए, क्योंकि तभी सब कुछ समझ में आएगा। देखो, ऐड करके बताती हूँ तुम्हें।
ठीक है, ठीक है। होमो टर्म का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। और होमोजाइगस अलील की यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो ये है तुम्हारा होमोजाइगस अलील, यानी कि तुम्हारी दोनों अलील्स जो है सेम है, दोनों ही अलील सेम है, स्मॉल टी, ठीक है। और ये वाला जो है ना, यहां पर तुम्हारी दोनों अलील्स डिफरेंट है, हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोजाइगस ये वाली तुम्हारी अलील कहलाएगी। दिस इज योर हेट्रोजाइगस एंड दिस इज योर होमोजाइगस, ठीक है। तो जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में तुम्हारी अलील्स प्रेजेंट है ना, तो इसमें पॉसिबल है 100% तुम्हारा यही होता है कि एक अलील जो है वो डोमिनेंट होती है और दूसरी वाली जो है वो रेसेसिव हो जाती है। यानी कि जो तुम्हारी रेसेसिव है ना, ये स्मॉल टी, ये जब भी तुम्हारा हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा ना, तो ये रेसेसिव ही रहेगा, ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, कैपिटल टी हमेशा इसके ऊपर डोमिनेट कर जाएगा। तो यहां से तुम्हें मिले 4 टर्म्स, कौन कौन से? होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब इन 4 टर्म्स को बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तभी जाकर के आगे का जो पूरा चैप्टर है ना, तुम्हें अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। क्लियर? चले स्टार्ट करें, अब आगे चले। इतनी बातें सबको समझ में आ गई हैं होपफुली। ओके, सेकंड। ओके, इधर कुछ टर्म्स रह तो नहीं गए थे? होमोजाइगस हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, डोमिनेंट हो गया, रेसेसिव हो गया। अब आते हैं आपके 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स पे। अब तुम्हें ये अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहला है तुम्हारा सीड शेप, यानी कि जो मटर है ना, उसके अंदर जो दाने होते हैं तुम्हारे, ठीक है। तो तुम अगर जाते हो मटर लेने के लिए, अगर खुला वाला ले रहे हो या फिर वो ऐसे भी ले रहे हो, तो तुम कोशिश करोगे कि जिसमें तुम्हारे राउंड राउंड वाले दाने हो, फ्रेश कंप्लीट राउंड जिसमें सीड्स हो, उसको ही तुम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। और रिंकल जो है उसको तुम डिस्कार्ड कर दोगे। तो यानी कि यहां पर अगर हम बात करें तो राउंड शेप जो है वो तुम्हारा डोमिनेंट हो जाएगा और रिंकल जो है तुम्हारा रेसेसिव हो जाएगा, अगर हम सीड शेप की बात कर रहे हैं, ठीक है। सीड कलर की बात करें तो येलो तुम्हारा डोमिनेंट है, ठीक है। कैसे? इसको थोड़ा सा मतलब घर से रिलेट करके समझते हैं, ठीक है। तुमने जब घर में छोले बनाते हो तो वो एक येलो येलो कलर की जो मटर नहीं होते हैं, जो हार्ड हो जाते हैं थोड़े, जिसको हम भिंगाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो वाले मटर यूज करते हो। तो वो जो येलो वाला मटर है ना, वो डोमिनेंट होता है अगर हम सीड कलर की बात करें। येलो वाला मटर डोमिनेंट है क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा दिन तक रह रहा है। और जो ग्रीन वाले मटर होते हैं वो तुम्हारे रेसेसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है कि मार्केट से हम ग्रीन मटर लेकर के आते हैं, बट नहीं, वो वाला तुम्हारा ज्यादा यूज होता है गोलगप्पे वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। ओके, फ्लावर कलर की बात करें तो वायलेट कलर जो है वो तुम्हारा डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रेसेसिव तुम्हारा कहलाता है। पॉड शेप की बात करें तो फुल कंप्लीट जो पॉड तुम्हारा होगा उसको ही तुम उठाओगे खरीदने के लिए, तो वो तुम्हारा डोमिनेंट है और कंस्ट्रक्टर वाले को डिस्कार्ड कर दोगे। प्लांट हाइट की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया, टॉल इज योर डोमिनेंट एंड ड्वार्फ इज योर रेसेसिव। फ्लावर पोजीशन की बात करें कि फ्लावर आपका लोकेटेड कहां पर है, तो एक्सियल पर है तो तुम्हारा डोमिनेंट है और टर्मिनल पर प्रेजेंट है तो तुम्हारा रेसेसिव है। पॉड कलर की बात करें, मतलब पॉड की कलर मटर की जो चिम्मी होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो ग्रीन वाली तुम्हारी डोमिनेंट है और येलो कलर तुम्हारा रेसेसिव है। तो ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं जिनको मेंडल ने यूज किया था अपने लॉज देने के लिए और अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए। मेक श्योर करना कि ये तुम्हें बहुत अच्छे से पता हो, ठीक है। और कौन सा वाला डोमिनेंट है, कौन सा वाला रिंकल है, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि आगे अभी हम जब क्रॉस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे तो काम आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। तो मेंडल के बारे में हो गया, टर्मिनोलॉजीज आपकी डिस्कस हो गई। अब चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो क्या करें, श्री गणेश करें आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कंसिडर स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, मोनो का मतलब हो गया सिंगल, यानी कि हम यहां पर एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे आसान है आपका, किसी प्लांट हाइट को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। प्लांट हाइट को लेकर के हम आपका क्रॉस परफॉर्म करेंगे। तो यानी कि हम पहले 2 प्योर वेराइटीज लेते हैं। अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो प्योर का मतलब हो गया कि दोनों होमोजाइगस, एक टॉल प्लांट लिया हमने, ये आपका टॉल हो गया, और एक हमने ले लिया आपका शॉर्ट प्लांट। अब इनके बीच में हमने करना है क्रॉस। क्या करना है?
एक शॉर्ट ले लिया, एक टॉल ले लिया, इनके बीच में हमने करेंगे क्रॉस। क्रॉस करने के लिए देखो, क्रॉस तुमको बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ कैसे तुम क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें घबराते हो। कैसा भी क्वेश्चन आए किसी के बीच में क्रॉस करना हो तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम गैमीट्स को सेग्रीगेट करोगे। तो यहाँ पर तुम्हारा एक कैपिटल टी, दो कैपिटल टी, दूसरा यहाँ पर एक स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी को, लेट मी चेंज द कलर, इस कैपिटल टी को तुम क्रॉस करा दो इस स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया ये दोनों को, ठीक है। फिर इस कैपिटल टी को दूसरी वाली स्मॉल टी के साथ क्रॉस करा दो तो एक और तुम्हारा बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ध्यान से सुनना। फिर दूसरे वाले कैपिटल टी पर आते हैं, दूसरी वाली गैमीट को लिया, इसको इस स्मॉल टी से क्रॉस करा दिया तो बन गया फिर से तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसी कैपिटल टी को लिया और दूसरे वाले गैमीट से क्रॉस कराया, फिर बन गया तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि F1 ये तुम्हारा पहला क्रॉस है, पहली जनरेशन है, इसको हम बोलेंगे बच्चों F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में तुम्हें सारे के सारे 1 2 3 4 सारे के चारों प्लांट्स तुम्हें कैसे दिखे, टॉल दिखे, हेटेरोजाइगस टॉल दिखे तुम्हें, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा है, पेरेंट्स तुम्हारे हो गए वो दोनों, ठीक है, गैमीट्स तुम्हारी TNT बन गई, ऑल टॉल। F1 जनरेशन में तुम्हारा क्या हुआ, सारे के सारे टॉल प्लांट बने। जीनोटाइप तो उनका हेटेरोजाइगस है, ठीक है, TT है, बट ऑल द प्लांट्स आर टॉल। इतनी बात समझ में आई। अब F1 जनरेशन जब तुम्हें मिल गया ना, तो हम करेंगे इसकी सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब हो गया कि जो तुम्हारी प्रोजेनीज ये बनी है ना F1 में, इनमें से किसी दो ऑफस्प्रिंग को उठाएंगे और उनका आपस में क्रॉस करा देंगे। क्या करा देंगे, आपस में क्रॉस करा देंगे। तो चलिए वो भी कर लेते हैं। यहां से F1 प्रोजेनी में से चलो इसको उठा लेते हैं और इसको उठा ले, वैसे है तो सारे सेम, ऑल टॉल है, ऑल टॉल, ठीक है। तो दोनों को उठाते हैं और आगे चलते हैं। F1 में क्या करना है, F1 हो गया तुम्हारा, अब करने जा रहे हैं हम सेल्फ क्रॉस। क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल्फ क्रॉस। ये क्यों कर रहे हैं अभी बताऊंगी मैं तुम्हें, क्या जरूरत है क्रॉस की तो अभी बताऊंगी तुम्हें, ठीक है। तो प्रोजेनीज थी तुम्हारी, एक हेटेरोजाइगस टॉल और दूसरा हेटेरोजाइगस टॉल। तो फिर यहां भी अब हम क्या करेंगे, अब हम गैमीट्स को सेग्रीगेट करेंगे। आइए करते हैं, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहां पर भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। अब दोबारा से इनका हम क्रॉस कराते हैं, ये वाला कैपिटल टी इस वाले कैपिटल टी से, तो एक तुम्हारा होमोजाइगस टॉल बन गया। फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से, तो एक हेटेरोजाइगस टॉल बन गया, ठीक है। फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से, फिर एक तुम्हारा हेटेरोजाइगस टॉल बन गया। फिर ये स्मॉल टी इस वाले स्मॉल टी से, ओहो, होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट बन गया, होमोजाइगस ड्वार्फ बन गया। तो F2 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला है, इसीलिए करा रही थी मैं तुम्हें, इसीलिए मैं तुम्हें ये दोबारा वाला क्रॉस करा रही थी, क्योंकि ये देखो यहां पर जो है एक टॉल, दूसरा टॉल, 3 टॉल और एक जो है तुम्हें शॉर्ट प्लांट मिल गया। तो अब इसको हम बोल सकते हैं 3:1 का रेशियो बना है, 3:1 का रेशियो बना है। 3 तुम्हारे टॉल है और एक जो है तुम्हारा शॉर्ट, एक जो है तुम्हारा शॉर्ट। ये तुम्हारा सेल्फ क्रॉस से हमें एक शॉर्ट प्लांट देखने को मिल गया। इसका क्या मतलब है, तो आइए चलते हैं, मतलब समझते हैं। अब इससे हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे आपके मेंडल की लॉज पर, ठीक है। तो अब जो हमने क्रॉस परफॉर्म किया है ना, इसको दिमाग में रखते हुए चलते हैं आगे मेंडल की लॉज पर, ठीक है। मेंडल के 3 लॉज हैं। पहला लॉ ध्यान से समझना, पहला लॉ सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा, तो इसको जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस तुम्हारी सिंपल सी इतनी बात कह रहा है कि अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में अलील्स तुम्हारी प्रेजेंट है, तो एक जो अलील है वो दूसरे को डोमिनेट कर जाता है, एक डोमिनेंट हो जाता है और दूसरा वाला रेसेसिव हो जाता है। बस यही है तुम्हारी लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि दैट इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन one of the allele is dominant over the other, ठीक है। बस इतनी सी बात है तुम्हारे इसमें। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट यूनिट से, तो ठीक है। फैक्टर्स ऑकर्स इन पेयर्स, तुम्हारे फैक्टर्स जो है मतलब कि जीन्स जो है पेयर से प्रेजेंट होती हैं। अब उस पेयर में क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर मार्क्स द रेसेसिव वन। यहां पर तुम्हारा कैपिटल टी जो है स्मॉल टी को हाइड कर दे रहा है, जैसा कि हमने किस में देखा, हमने तुम्हारा यहां पर देखा ना, यहां पर ये वाले नहीं, इस वाले में, इसमें देखा ना कि सारे टॉल हो गए तुम्हारे। यहां पे ये वाला जो शॉर्ट प्लांट था ये तो छिप गया, ये तो कहीं आया ही नहीं। F1 जनरेशन में तुम्हारे सारे टॉल प्लांट आ गए। तो ये तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन करता है, जस्टिफाई करता है। समझ में आई मेरी बात,
ये तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस को जस्टिफाई कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर? अब आते हैं आपकी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आई होप आपको क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कुछ नहीं है कि एक जो है कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉलर टी, बस। अब दूसरी लॉ है तुम्हारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अलील्स डू नॉट ब्लेंड इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसको कैसे, ये क्या कहा जा रहा है कि एलील्स जो हैं तुम्हारी पेयर में प्रेजेंट हैं, बट वो आपस में कभी एक दूसरे से ब्लेंड नहीं करती हैं, मिक्सअप नहीं होती हैं। अच्छा, ये कैसे? आइए फिर से समझते हैं। अभी जो हमने ये वाली क्रॉस परफॉर्म करी है, तुम्हारी ये वाली सेल्फ क्रॉस जो परफॉर्म करी है, तो हमने F1 जनरेशन में देखा कि शॉर्ट प्लांट बिल्कुल छिप गया था, बिल्कुल खत्म ही हो गया था। F1 में हमने देखा कि बिल्कुल खत्म ही हो गया था। तो फिर यहां पर तुम्हें एक शॉर्ट प्लांट ये वाला कैसे देखने को मिला? ये वाला शॉर्ट प्लांट कहां से आया? यानी कि ये कहीं ना कहीं जो स्मॉल टी थी तुम्हारी F1 जनरेशन में, हमने जो तुम्हारी ये बनाई थी, इसमें स्मॉल टी जो है कैपिटल टी के साथ मिक्सअप नहीं हुई है, वो अपनी इंडिविजुअलिटी जो होती है उसको मेंटेन करके रखी हुई थी। इट वॉज प्रेजेंट ओवर देयर, इट डिडंट ब्लेंड विथ कैपिटल टी। यानी कि ये दोनों अलील्स जो एक साथ प्रेजेंट है हेटेरोजाइगस कंडीशन में, ये एक दूसरे से मिक्सअप नहीं हुए, ये कहीं ना कहीं छिपी हुई थी। तभी यहां पर F2 जनरेशन में तुम्हें ये देखने को मिला है, एक शॉर्ट प्लांट देखने को मिला है। तो यही तुम्हारा मेंडल का सेकंड लॉ कह रहा है कि alleles do not blend with each other in a heterozygous condition. Each gamete receives only one allele of a pair. क्योंकि इसीलिए मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले गैमीट्स का सेग्रीगेशन कर रहे हैं। जब हम यहाँ पे क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम सबसे पहले गैमीट्स को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है, अलग करेंगे और फिर आगे क्रॉस हम परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब हो गया कि अलील्स जो है तुम्हारी अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको मेंटेन करके रखती हैं। तो दिस इज योर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, व्हिच सिंपली सेज दैट कि अलील्स डू नॉट ब्लेंड विथ ईच अदर व्हेन दे आर प्रेजेंट इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, दे मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी। तो F2 जनरेशन से सेल्फ क्रॉस से हमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा रिवाइंड करके देखना और उस क्रॉस को दोबारा पढ़ना, देखना, खुद से परफॉर्म करना, तो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ट्रांसमिशन टू गैमीट्स इज रैंडम। ओके, क्लियर है इतनी बातें? ओके, अब थर्ड है तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस पर हम बाद में आएंगे, पहले हम करेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस, जब क्योंकि ये डाइहाइब्रिड क्रॉस से आपका रिलेटेड है, तो उसको करने के बाद हम वापस आएंगे इस पर, ठीक है। ओके, चलिए कर लेते हैं उसको भी। टेस्ट क्रॉस। ओके, टेस्ट क्रॉस भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। क्रॉसिंग एन ऑर्गेनिज्म शोइंग द डोमिनेंट फिनोटाइप विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या हो गया? मान लो कि मान लो कि ये तुम्हारा कैपिटल टी जो है तुम्हारा डोमिनेंट था, इसको हमने स्मॉल टी से किया, तो तुम्हारा क्या हुआ? ऑल डोमिनेंट फिनोटाइप आ गया, मतलब कि सारे तुम्हारे होमोजाइगस डोमिनेंट आ गए। अब इसको क्या करना है, इसमें से जो तुम्हारा रिजल्ट आया था, माने कि हमने इन दोनों का जब क्रॉस किया था तो हमारा रिजल्ट आया था ये वाला, ऐसी 4 प्रोजेनीज आई थी। तो अब तुम इसको, जो तुम्हारा F1 में जो रिजल्ट आया था, इसको जब तुम होमोजाइगस रेसेसिव यानी कि स्मॉल टी रेसेसिव पेरेंट से, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से जब तुम इसको क्रॉस करोगे ना, इस टाइप की क्रॉस को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं? टेस्ट क्रॉस। तुम इतना समझ लो ना कि जो प्रोजेनी है, जो बच्चा आया ना, उसका टेस्ट कर रही है उसकी मम्मी उसका टेस्ट ले रही है, ठीक है। तो ये जो मम्मी है यानी कि होमोजाइगस जो रेसेसिव है, इससे जब इसने टेस्ट कराया तो हमें क्या देखने को मिला? हमें 50% टॉल देखने को मिले और 50% डॉर्फ प्लांट्स देखने को मिले, ठीक है। तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं क्या? ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्रॉसिंग द प्रोजेनी विथ द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। जो टर्म्स है ना, होमोजाइगस, रेसेसिव, प्रोजेनी, ये टर्म्स जब तुम समझ जाओगे ना, तुम्हें सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इन अ टेस्ट क्रॉस ऑलवेज क्रॉस विद द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट, नॉट द डोमिनेंट। बस यही है, सिंपल सी बात है कि जब टेस्ट हो रहा है तो मम्मी टेस्ट ले रही है, और मम्मी कौन है यहाँ पे? होमोजाइगस रेसेसिव है, ठीक है। वैसे मम्मी रेसेसिव नहीं होती है, डोमिनेंट होती है, बट स्टिल, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा, और मान करके टेस्ट क्रॉस आप परफॉर्म करोगे। ओके, ये हो गया टेस्ट क्रॉस। अब क्या करना है? ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस पर आ जाए कि पहले वो कर ले, डाई हाइब्रिड कर ले? पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ठीक है, फिर उन वाले टर्म्स पर चलेंगे।
ठीक है, पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस कर लेते हैं और फिर इनकम्प्लीट कोडोमिनेंस और ये सारी चीजें पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्यों है, क्यों तुम इसे इतना रॉकेट साइंस की जैसा समझते हो? क्योंकि इसमें हम दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं। अभी तक हमने बस एक कैरेक्टर को कंसिडर किया था, फॉर एग्जांपल प्लांट हाइट को कंसिडर किया था और उससे रिलेटेड क्रॉस तुम्हारी प्रैक्टिस करी थी। डाई हाइब्रिड में हम दो कैरेक्टर्स लेंगे। कौन कौन से दो कैरेक्टर्स? तो जैसा आपकी एनसीईआरटी करी जा रही है, जैसा तुम बचपन से, जैसे जब से मैं 12th में हूं तो यही डाई हाइब्रिड क्रॉस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हम दो चीजें कंसिडर करेंगे। टाइम सेव करने के लिए मैंने बॉक्स ऑलरेडी बना दिया है, वेयर इज दैट? या ठीक, ये है तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ठीक है, दो कैरेक्टर्स जो हम कंसिडर करेंगे वो है सीड शेप एंड सीड का कलर। तो सीड शेप की अगर मैं बात करूं तो मैंने तुमको बताया था कि सीड शेप में तुम्हारा जो राउंड शेप होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड वाला तुम्हारा रेसेसिव होता है। और सीड कलर की अगर बात करें तो क्या बताया था? येलो कलर, यानी कि जो घर में सूखे वाले मटर जो हम रखते हैं वो तुम्हारा डोमिनेंट है, और जो बाजार में मिलता है हरा वाला मटर, सफल वाला मटर, वो तुम्हारा रेसेसिव है। ठीक है, सीड कलर, सीड शेप, इन दोनों को कंसिडर करेंगे। तो डोमिनेंट हो गया तुम्हारा राउंड येलो, कंसिडर एक साथ कंबाइन किया तो राउंड येलो तुम्हारा डोमिनेंट हो गया। राउंड येलो का हम क्रॉस कराएंगे रिंकल्ड, ये तुम्हारा डोमिनेंट और ये तुम्हारा रेसेसिव। तो अगर इनका हम जीनोटाइप बताएं, अगर हम इनका वो बताएं, अलील्स बताएं, तो क्या बनेंगे? कैपिटल आर राउंड के लिए और वाई वाई तुम्हारा येलो कलर के लिए। ठीक है, स्मॉल आर तुम्हारे रिंकल के लिए और वाई वाई तुम्हारी ग्रीन कलर के लिए। तो अब जब इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो तुम्हारे पॉसिबल गैमीट्स क्या क्या बनेंगे वो देखिए। एक आर वाई बन जाएगा, एक स्मॉल वाई बन जाएगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल वाई बन जाएगा और एक तुम्हारा स्मॉल आर कैपिटल वाई बन जाएगा। ये तुम्हारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगी 4। ठीक है, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगी। इतनी बात समझ में आ गई हो तो डाई हाइब्रिड क्रॉस करें या दोबारा बता दूं? देखो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मान लो कोई भी दो कैरेक्टर्स अगर तुम्हें दिए जा रहे हैं उसके बीच में क्रॉस कराने को, डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करने को, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले उनका जीनोटाइप निकालना है। जीनोटाइप निकाल लिया तो हमें देखना है कि क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं, क्या पॉसिबल गैमीट्स तुम्हारी बन सकती हैं। कॉम्बिनेशन की बात तो चलो हम यहां करेंगे, क्या पॉसिबल गैमीट्स हैं। गैमीट्स का मतलब हो गया कि अलील्स। ठीक है, दो अलील्स तुम्हारी होंगी ना, एक दो जीन्स तुम्हारी प्रेजेंट होगी ना एक गैमीट में। तो कौन कौन से हो गया कि आर जो है वाई के साथ कंबाइन कर सकता है, दो दो ऐसे बन रहे हैं तो एक आर एक कैपिटल वाई ले लिया, इसमें से एक आर वाई ले लिया। फिर अब तुम क्या करोगे, इस वाले आर का तुम इस वाले वाई के साथ कॉम्बिनेशन करा सकते हो, फिर इस वाले आर का इस वाले वाई के साथ कॉम्बिनेशन करा सकते हो। सिंपल। तो ऐसे 4 तुम्हारे बनेंगे, यानी कि इंटू 2 बनेंगे, तभी हम इनके बीच में आपस में क्रॉस कराएंगे, इंटू 2 बन जाएंगे। मान लो 2 आर वाई यहां से बन गया और 2 आर वाई यहां से बन गया, फिर ये वाला आर वाई करके ऐसे तुम्हारे 8 गैमीट्स बनेंगे। अब क्या करना है, इनके बीच में हमें कराना है क्रॉस। तो इतना आसान तो है नहीं, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स बनाने के लिए सिंपल यही चीजें तुम्हें हमेशा कंफ्यूज करती हैं। क्या करना है तुम्हें, 4 कॉलम्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स ऐसे हॉरिजॉन्टल और 4 तुम्हारे वर्टिकल। ठीक है, तो कुल 16 बॉक्सेस तुम्हें बनानी है। अब 16 बॉक्सेस बना ली तो ऊपर तुम्हें गैमीट्स का नाम लिख देना है, जो यहां लिखा है वही यहां पर भी लिखोगे उसी सीक्वेंस में। ध्यान से देख लो। अब करेंगे हम इसका आपस में क्रॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आर वाई से कंबाइन करेगा तो तुम्हारा क्या क्या बनेगा, आर वाई वाई। ठीक है, ये आर वाई से कंबाइन करेगा तो आर वाई वाई। ये आर वाई इस वाले से कंबाइन करेगा तो आर वाई वाई। ठीक है, ये वाला आर वाई ये वाले इससे कंबाइन करेगा तो आर वाई वाई, कैपिटल वाई। ठीक है, ये वाला इससे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओहो, ये वाला, ये तो पूरा ही तुम्हारा एक वो वाली कॉम्बिनेशन बन गई। ये वाला फिर उससे कंबाइन करेगा आर वाई वाई। ठीक है, ये तो पूरा फ्लैग बन गया। आई होप इंडिपेंडेंस डे पर ये लेक्चर जाए। ठीक है, ये आर। ठीक है, ओके कूल। ये आर इससे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कूल। ये कैपिटल आर स्मॉल वाई। कूल। कैपिटल आर स्मॉल वाई। दिस इज ऑल्सो कूल। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कूल। कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके, स्मॉल आर कैपिटल वाई।
ठीक है, ये बन गया तुम्हारा बॉक्स। अब करेंगे हम काउंटिंग, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा राउंड येलो। क्या है तुम्हारा पहला? तो यहां लिखती हूं मैं पहली, कलर चेंज करते हैं थोड़ा इसमें, और रंगीनियत लेकर के आते हैं। चलो किससे लिखूं, किससे लिखूं? ऑरेंज से लिखती हूँ, ठीक है। पहला है तुम्हारा राउंड येलो, ठीक है। तो राउंड येलो कितना है तुम्हारा? 1। ये भी तुम्हारा राउंड येलो है 2, ये भी तुम्हारा राउंड येलो है 3, ये भी तुम्हारा राउंड येलो है 4, ठीक है। ये भी तुम्हारा राउंड येलो है 5, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये है 6, ठीक है। 7, 8, 9। तो 9 जो है तुम्हारे बन गए। इसको अलग कलर से लिख दूं? लिख देती हूं, चलो। 9 जो है तुम्हारे बन गए राउंड येलो। 9 बन गए राउंड येलो। देखो, कंप्लीट डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करना तुम्हें यहाँ पे बता रही हूं, ठीक है। अब दूसरा जो है तुम्हारा ये है रिंकल्ड ग्रीन। तो एक रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है, वो तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। दूसरा यहां पर है रिंकल्ड ग्रीन, और एक और कहां है? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन दूसरा कहां है भाई? कोई गलती तो नहीं करी हमने? RRYY रिंकल्ड ग्रीन तीसरा कहाँ है भाई? क्योंकि 3 का बनता है ना। 1, 2, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज नॉट दैट। ये तो तुम्हारा अलग है। एक मिनट के, एक सेकेंड देना मेरे को। ये है तुम्हारा रिंकल्ड ग्रीन, तो लिख लेते हैं रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अब मुझे दिखाओ भाई कहां पर है दूसरा रिंकल्ड ग्रीन? एक ही है क्या? एक ही है, चलो एक ही होगा रिंकल्ड ग्रीन, 1 ओनली, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा राउंड ग्रीन। क्या है ये राउंड ग्रीन है, क्योंकि ये देखो स्मॉल स्मॉल में है ना, तो राउंड ग्रीन है तुम्हारा, तो इसको भी लिख लेते हैं राउंड ग्रीन। तो इसको काउंट करते हैं। 1 हो गया तुम्हारा राउंड ग्रीन, ठीक है। 2 हो गया राउंड ग्रीन, और तुम्हारा 3 हो गया राउंड ग्रीन। और कहीं तो नहीं है? नहीं, 3 हो गया तुम्हारा राउंड ग्रीन। ये सारे हो गए। अब बचा तुम्हारा, ये है तुम्हारा रिंकल्ड येलो। क्या है? रिंकल्ड येलो। कैसे कर रही हूं ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा, आई होप। तो ये तुम्हारा बन गया एक रिंकल्ड येलो, दूसरा रिंकल्ड येलो, और तीसरा रिंकल्ड येलो। तो यानी कि ये तुम्हारा 3 है। तो यानी कि यहां पर जो हमें रेशियो देखने को मिल रहा है बिटवीन राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, ये जो तुम्हें रेशियो यहां पे देखने को मिल रहा है वो तुम्हारा बन रहा है 9:3:3:1। अब ये रेशियो तो तुम्हें जो मिल गया। अब तुम ये देखो कि कितनी सारी कॉम्बिनेशंस देखने को मिल रही हैं। RRYY कितनी सारी कॉम्बिनेशंस, ऑलमोस्ट 16 कॉम्बिनेशंस तुम्हें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। 9 + 3 12 + 3 15, 16 कॉम्बिनेशंस तुम्हें यहाँ देखने को मिल रही हैं, ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशंस है ना, जैसे कि मान लो अगर राउंड शेप की बात करो तो राउंड तुम्हारा ग्रीन के साथ भी कंबाइन हो रहा है, ठीक है। येलो कलर की बात करो तो रिंकल के साथ भी कंबाइन हो रहा है, यानी कि कितनी सारी डिफरेंट कॉम्बिनेशन तुम्हें यहाँ देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारी अलील्स है ना, मान लो कि R है, तुम्हारा Y है, ये सब ना इंडिपेंडेंट है। इनको ना मतलब खुली छूट है कि तुम जाओ जिसके साथ मन करे उसके साथ, मतलब जिसके साथ हम क्रॉस करा रहे, जिसके साथ मन करे उसके साथ जाकर के कंबाइन हो, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रही हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि इससे हमें समझ आती है मेंडल की 3rd लॉ, विच इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्या कह रहा है मेंडल का 3rd लॉ? ये कह रहा है सेग्रीगेशन ऑफ वन ट्रेट पेयर, यानी कि RY की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वन ट्रेट पेयर जो है वो दूसरे वाले से लिंक्ड अप नहीं है, इंडिपेंडेंट है। जितने तुम्हारी गैमीट्स बने थे वो ऐसा तो है नहीं कि RY जो है, ये RY कह रहा है कि मैं बस इसी के साथ कंबाइन करूंगा, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो इसके साथ भी कंबाइन कर रहा था, जिसके साथ मन कर रहा था उसके साथ कंबाइन कर रहा था, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन तुम्हें देखने को मिली थी ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट था, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, कि जिसके साथ मन करेगा उसके साथ कंबाइन होंगे, और जितनी पॉसिबल न्यू कॉम्बिनेशंस होंगे उतनी कॉम्बिनेशंस हम बनाएंगे। इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका बेसिस तुम्हारा डाई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, जिसको अभी हमने आपका परफॉर्म करके समझा है। दोबारा दिखा दूं एक बार, तो दोबारा देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को, बिकॉज
बार बार प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये रहा आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये फोटो लेनी तो ले सकते हो, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने देखा 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रही है। ये RY इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वाला इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, सब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, पिकअप हो रहे हैं और नई नई कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके कूल, चलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस भी हो गया, पुनेट स्क्वायर भी हो गया और तुम्हारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हो गया। अब आते हैं कुछ एक्सेप्शंस पर। कैसी एक्सेप्शंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस की तुम्हारी दो एक्सेप्शंस होती हैं। क्या होती हैं? एक होता है तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा होता है दूसरा होता है तुम्हारा को डोमिनेंस, ठीक है। तो देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो तुम क्या लिखोगे? तुम तो सोचोगे मैम एक्सेप्शन ये क्या होता है? तो ये तुम्हारी एक्सेप्शंस होती हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट का मतलब हो गया कि अधूरी रह गई डोमिनेंस तुम्हारी, यानी कि दोनों ही, मान लो अगर पेयर है तुम्हारा, ऐसे पेयर प्रेजेंट है, दोनों ही खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए और एक तुम्हें मतलब कह सकते हैं कि दोनों के बीच का तुम्हें फीचर देखने को मिल रहा है। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया है, इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा स्नैपड्रैगन फ्लावर जो होता है, स्नैपड्रैगन फ्लावर एंटीराइनम भी जिसको बोलते हैं, और एग्जाम्पल्स तुम्हारे मिराबिलिस जिलापा। इनके फ्लावर्स में तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलती है। क्या हुआ, तुमने रेड, कंप्लीट रेड और एक स्मॉल आर, यानी कि ये तुम्हारा डोमिनेंट हो गया रेसेसिव। इनके बीच में जब हमने क्रॉस कराया ना, तो जो तुम्हारी प्रोजेनी थी ना, वो ना तो रेड ना तो व्हाइट, एक पिंक फ्लावर देखने को मिली, यानी कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप बन करके दिखाया। ना ही रेड बना तुम्हारा, ना ही व्हाइट बना, एक तुम्हारा पिंक फ्लावर बना, यानी कि तुम्हारे जो ना रेड खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना व्हाइट कंप्लीटली खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। इस टाइप की फिनोमिना को हम बोलते हैं आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। नाइदर एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट, F1 शोज एन इंटरमीडिएट या ब्लेंडेड फिनोटाइप, ठीक है। तो यहां पर आपकी एक ब्लेंडेड फिनोटाइप देखने को मिलती है और इसके एग्जांपल्स है तुम्हारे एंटीराइनम जिसको हम स्नैपड्रैगन भी बोलते हैं, और मिलाबिलिस जिलापा जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और कुछ है नहीं, ठीक है। जब इनके बीच में हमने सेल्फ क्रॉस कराया तो एक रेड, दो पिंक और एक व्हाइट, मतलब कि पिंक जो है आगे तुम्हारा ट्रांसफर होते जा रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारी कह सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल की पहली वाली लॉ थी उसका एक्सेप्शन है, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि एक जो है कंप्लीटली डोमिनेंट रहता है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, और एक जो है तुम्हारा रेसेसिव हो जाता है। बट यहाँ पर हमें देखने को मिल गया कि ना ही कोई डोमिनेंट है ना ही कोई रेसेसिव है, एक बीच का तुम्हें इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को यहाँ पर हमें मिल गया है। चलिए ठीक, ओके। अब चलते हैं दूसरा वाला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन है तुम्हारा को डोमिनेंस। को का मतलब हो गया, को डोमिनेंस का मतलब हो गया कि दोनों ही जीन्स, दोनों ही अलीज जो है ना, खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? खुद को इक्वली एक्सप्रेस कर रही हैं, दोनों आपकी अच्छे से दिखाई दे रही हैं, दोनों ही फिनोटाइप में तुम्हारी विजिबल है, ठीक है। तो बोथ अलीज इन हेटेरोजाइगट एक्सप्रेस देयर फिनोटाइप साइमल्टेनियसली, नाइदर इज डोमिनेंट नॉर रेसेसिव ओवर द अदर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा पता है क्या? ब्लड ग्रुप। क्या है तुम्हारी? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप ऑफ अस, हमारा जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या होता है कि जैसे मान लो कैसे एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा, तो जीन्स जो है तुम्हारी एक तरह की प्रोटीन ये तो होती है। मान लो ये तुम्हारा आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो तुम्हारी एंटीजन लगी रहती है वही तुम्हारी एक्सप्रेस होती है। तो आई जो एंटीजन होता है ना, वो तो सबके ऊपर प्रेजेंट है। अब आई के साथ या तो तुम्हारा ए होगा, तो क्या होगा, तुम्हारा जो ब्लड ग्रुप है वो ए बन जाएगा तुम्हारा ब्लड ग्रुप। आई ए इज डोमिनेंट ओवर, इसमें इस केस में तुम्हारा मान लो ए है, तो तुम्हारा ए जो है आई के ऊपर डोमिनेंट बन जाता है, तो तुम्हारी ब्लड ग्रुप ए बन जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर बी प्रेजेंट है तो बी जो है आई के ऊपर डोमिनेट कर जाता है, तो तुम्हारा बी ब्लड ग्रुप बन जाती है। बट ए बी ब्लड ग्रुप का नाम सुना है? ए बी ब्लड ग्रुप का। इस केस में क्या होता है कि ये तुम्हारी आरबीसी है, इस पर तुम्हारे ए और बी दोनों साथ में प्रेजेंट है, ठीक है। ए और बी दोनों साथ में प्रेजेंट है, तो दोनों ही साथ में एक्सप्रेस होंगे, तो वो ब्लड ग्रुप जो तुम्हारी बनती है वो बनती है ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ये तुम्हारा को डोमिनेंस शो करती है, यानी कि दोनों साथ साथ तुम्हारे एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। ना ए बी को डोमिनेट कर पा रहा है ना बी ए को, दोनों साथ में जा रहे हैं और दोनों छिपने को भी, दोनों शांत रहने को भी तैयार नहीं है, दोनों साथ एक्सप्रेस होते हैं, और जो तुम्हारी ब्लड ग्रुप बनती है उसको हम बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। को डोमिनेंस की फिनोमिना होती है ये,
ठीक है, दोनों की प्रोटीन्स तुम्हारी वहां पर आरबीसी पर प्रेजेंट होती हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओ तो तुम्हारा कंप्लीटली रेसेसिव हो जाता है, इसीलिए वो एक्सप्रेस नहीं होता है, कोई शुगर वहां पे नहीं बनता है। तो ये दोनों तुम्हारी एक्सेप्शंस थी ऑफ दी मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब दो नए फिनोमिना है, दो नए टॉपिक्स हैं तुम्हारी, मल्टीपल एलिलिज्म और साथ में प्लियोट्रॉपी। मल्टीपल एलील्स हम बोल सकते हैं कि ये तुम्हारा, ये भी एक तरह से ब्लड ग्रुप को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मान लो कि ये तुम्हारी आरबीसी जो है, यहाँ पर 1 2 3, एक ए प्रेजेंट होता है, एक बी प्रेजेंट होता है और एक तुम्हारा आई प्रेजेंट होता है, तीनों एक साथ प्रेजेंट है तुम्हारे। यानी कि एक मतलब कि ब्लड ग्रुप के लिए एक तुम्हारा फिनोमिना है, उसको मल्टीपल अलील्स मिल करके उसको कोड कर रही हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मोर देन 2 अलील्स कंट्रोलिंग द सेम कैरेक्टर इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पे बस ब्लड ग्रुप की बात हो रही है और एक ब्लड ग्रुप को तुम्हारी 3 अलील्स यानी कि मल्टीपल अलील्स कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, ये अलील्स ही तो है तुम्हारी, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं तुम्हारा मल्टीपल अलील। तो एबीओ ब्लड ग्रुप तुम्हारा इसका एग्जांपल है। जो ब्लड ग्रुप है ना तुम्हारा एबी वाला, ये तुम्हारा कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल बन जाता है, ये तुम्हारा मल्टीपल अलील्स का भी एग्जांपल बन जाता है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सीड कोट इन एनिमल्स, सीड कोट इन एनिमल, सीड कोट कलर जो होता है हमारा ना, वो भी इसका एग्जांपल होता है। तो लिख देती हूं मैं यहाँ पे, सीड कोट कलर इन एनिमल्स। ठीक है, मल्टीपल अलील्स विजिबल ओनली इन पॉपुलेशन स्टडीज, 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स इन केस ऑफ एवीओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो एवीओ ब्लड ग्रुप आपका मल्टीपल एलिज्म का एग्जांपल है। दूसरा फिनोमिना है तुम्हारा प्लियोट्रॉपी। एक और होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ऐसा होता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट पहले प्लियोट्रॉपी, इसके और उसके बीच में कंफ्यूज नहीं होना है कैसे। आइए, प्लियोट्रॉपी में क्या है कि एक सिंगल जीन है, ये तुम्हारे मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा है। यहां पर क्या था कि मल्टीपल अलील्स हैं, मान लो कि तुम्हारी 1 2 3 अलील्स है और तीनों मिल करके तुम्हारा एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, यानी कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है, बट यहां पर क्या है कि तुम्हारा एक जीन है और ये एक जीन तुम्हारे मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, बहुत लोड है इसके पास। ठीक है, बहुत लोड है इसके पास। जैसे तुम्हारा एग्जांपल ले लो, एक तुम बेचारे से स्टूडेंट, तुम्हें फिजिक्स भी पढ़नी है, तुम्हें केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तुम्हें बायो भी पढ़नी है, और कुछ लोगों ने तो मैथ्स भी ले रखा है, तो तुम्हें एक इकलौते जीन और तुम्हें इतनी सारी चीजें कवर करनी है। तो वही है तुम्हारा प्लियोट्रॉपी, तुम भी एक प्लियोट्रॉपी के एग्जाम्पल बन गए फिर। ठीक है, सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक ट्रेट्स, सच अ जीन इज कॉल्ड योर प्लियोट्रॉपिक, यानी कि बहुत रिस्पॉन्सिबल जीन हो गया ये तो फिर। मैकेनिज्म, द जीन अफेक्ट्स मल्टीपल मेटाबॉलिक पाथवेज। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो भी चीजें तुम्हारी, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस उसके बिहाइंड हो रही होगी ना, वो ही जीन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा पी के केस में। पी के केस में एक तुम्हारा जीन होता है जो कि तुम्हारा स्टार्च सिंथेसिस भी कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, स्टार्च सिंथेसिस भी करा रहा है। दूसरा तुम्हारा सीड शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, और साथ में जो स्टार्च ग्रेन की साइज होती है उसको भी कंट्रोल कर रहा है ये। तो यानी कि एक जीन पी के केस में, ये एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा हुआ है, ये देखो एग्जांपल यहां पे लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसे ही पीकेयू, फिनाइलकेटोनुरिया की जो जीन होती है वो क्या कर रही है, वो तुम्हारी सिंगल म्यूटेशन उसमें हो रही है तुम्हारी। ठीक है, एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिख करके आओगे। ठीक है, एग्जामिनर को विजिबल होना चाहिए। मेंटल रिटार्डेशन को भी तुम्हारे कंट्रोल कर रही है, और क्या करा रही है, साथ में रिड्यूस्ड, मतलब अगर इसमें चेंजेस आ जाते हैं तुम्हारे तो देखो क्या क्या होता है, तुम्हें अभी जेनेटिक डिसऑर्डर्स में भी पढ़ेंगे। रिड्यूस्ड स्किन, हेयर, पिगमेंटेशन। तो अगर इसमें दिक्कत आ गई फिनाइलकेटोनुरिया में, तो देखो क्या क्या होता है, प्रॉब्लम, सॉरी, फिनाइलकेटोनुरिया एक तुम्हारी प्रॉब्लम होती है, एक तरह का डिसऑर्डर होता है। अगर उसमें वो अगर तुम्हें हो जाता है तो देखो एक जीन की प्रॉब्लम की वजह से तुम्हें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं कि सिंगल उसमें अगर सिंगल म्यूटेशन होता है तुम्हारा, तो क्या क्या फिनाइल एलेनिन जो है वो तुम्हारा कह सकते हैं कि डिस्टर्ब हो जाता है, उसमें तुम्हारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाती है, उसकी वजह से तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो हो गया ना कि एक जीन जो है तुम्हारी इतनी चीजों को इफेक्ट कर दे रहा है साथ साथ, और ये तो है मटर के केस में, ये तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ये तो सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हो गए तुम्हारे दो टॉपिक्स, तुम्हारे मल्टीपल एलील्स और प्लियोट्रॉपी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गई होगी इतनी बात। चलिए आगे चलते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने कर लिया, अब क्या है, अब होगा हमारा सटन एंड बोवरी यानी कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है,
काफी मेजर पार्ट जो है चैप्टर का हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। देखो बच्चों, इसको दिया था तुम्हारे, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार नाम से ही, इन्हीं दोनों के नाम से ही तुम्हारे क्वेश्चंस बन गए थे, ठीक है, कि इनने क्या किया था ऐसा। तो देखो इनने क्या किया था कि ये जो है जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना तुम्हारे, इनको इनने जीन्स के इक्विवेलेंस में इसको पढ़ा था। इनने कहा कि जो जीन्स की जो तुम्हारी कैरेक्टर्स होते हैं ना, जो जीन्स की तुम्हारी ट्रेट्स हैं, दोज आर वेरी वेरी सिमिलर टू योर क्रोमोसोम्स। कैसी क्या सिमिलैरिटीज है तुम्हारी जीन में और तुम्हारे क्रोमोसोम में? इतना तो तुम्हें पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर ही तुम्हारी जीन्स प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि उसमें तुम्हारा डीएनए होता है, डीएनए का ही तुम्हारा एक सेगमेंट होता है जीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम और जीन में क्या सिमिलैरिटी है? देखो दोनों ही तुम्हारे पेयर से प्रेजेंट होते हैं, जीन्स तुम्हारी अलील्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम भी तुमको पता है ऐसे पेयर की तरह प्रेजेंट होती है, 2 पेयर में हमेशा होती है, ठीक है। ये एक सिमिलैरिटी हो गई। दोनों, अगर सेल डिवीजन हो रहा है, सेल जब डिवाइड करता है तो तुम्हारा एक्चुअली में क्या डिवाइड करता है? तुम्हारे क्रोमोसोम्स ही अलग अलग होकर के ट्रांसफर होते हैं। सिमिलरली जीन्स भी तुम्हारे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। और क्या सिमिलैरिटी हो सकती है? सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ मेंडल जो था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमने पढ़ा कि जो जीन्स होती हैं, जो अलील्स होती हैं तुम्हारी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ठीक है, अलग अलग होकर के आगे सेग्रीगेट होती हैं, आगे ट्रांसफर होती हैं। सिमिलरली क्रोमोसोम्स भी, ये कोई एक दूसरे के साथ चिपकी हुई तो नहीं ना है, सटी हुई तो नहीं है, ऐसे अलग अलग प्रेजेंट है, इंडिपेंडेंट है, तो ये भी आपका इंडिपेंडेंटली ही आगे ट्रांसफर होती है। तो ये 3 सिमिलैरिटीज हो गई इनके बीच में, क्रोमोसोम्स और जीन्स के बीच में। यहां पे लिख देती हूं मैं, सिमिलरिटीज बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। तो जीन्स तुम्हारी इनहेरिट हो रही है, जीन्स तुम्हारी ट्रांसफर हो रही है, ऑकर इन पेयर, सेग्रीगेशन इन गैमीट दोनों में होता है, सेग्रीगेशन इन क्रोमोसोम भी तुम्हारा होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, दोनों को इक्विवेलेंट करके यही इनने बात करी थी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बस इतनी ही बात कही है कि दोनों में तुम्हारी इतनी सिमिलैरिटीज होती हैं, दोनों के फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, कि दोनों पेयर में प्रेजेंट होती हैं, दोनों ही तुम्हारी आगे ट्रांसफर होती हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों ही सेग्रीगेट हो जाती है तुम्हारी, और दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट, एक दूसरे से जो पेयर जो है, एक पेयर दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। बस यही है तुम्हारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दे सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो तुम्हारे क्रोमोसोम्स भी, क्योंकि तुमको पता है कि ऐसे हमारी बॉडी में, अगर मान लो कि हम अपना एग्जांपल लें, तो तुमको पता है 46 पेयर तुम्हारे पेरेंट्स में है, 46 पेयर मान लो फादर में प्रेजेंट होता है और 46 पेयर तुम्हारा मदर में प्रेजेंट होता है। बट गैमीट फॉर्मेशन जब तुम्हारी होती है, यानी कि मियोसिस होती है ना गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो क्या होगा? ये तुम्हारा नंबर हाफ हो जाता है, 23 बन जाता है, ये भी तुम्हारा 23 बन जाता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर। यानी कि स्पर्म में तुम्हारा इतना प्रेजेंट होगा और ओवम में तुम्हारा इतना प्रेजेंट होगा। जब दोनों ही गैमीट्स तुम्हारी फ्यूज करेंगी तो तुम्हारा बनेगा जाइगोट, ये एन बन जाता है ना, एन हैप्लॉइड हैप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ये जाइगोट तुम्हारा बनता है 2n, यानी कि 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स फिर तुम्हारे आगे जाकर के ट्रांसफर होते हैं। और यही सेम केस तुम्हारा अलील्स में भी तो होता है। मान लो कि ये तुम्हारा क्रोमोसोम की हमने बात कर ली, अब यहाँ पे बात करते हैं हम तुम्हारे अलील्स की, ठीक है। आई थिंक मैं कैमरा के बाहर जा रही हूँ, बट तुम समझना, ठीक है, बोर्ड तो विजिबल होगा, ठीक है। XY तुम्हारा फादर का हो गया, XX तुम्हारा मदर का हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में हमने क्रॉस करा दिया तो गैमीट सेग्रीगेट हुई, XY, ठीक है, X, एक X बन गया और एक X ये बन गया। अब इनके बीच में हमने करा दिया क्रॉस, XX बना, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा एक और XX बन गया, एक XY बन गया और ये एक तुम्हारा XY बन गया, ठीक है। तो यानी कि ये सब अलग अलग हो गई, ये सारे ही गैमीट्स जो है तुम्हारी, जो अलील्स जो है तुम्हारी अलग हो गई, वहां पर सेग्रीगेट हो गई। जैसे यहाँ पर तुम्हारा 46 का आधा आधा हो गया था, मान लो कि 2 तुम्हारे यहाँ पे 46 के बने होंगे ना, 23, वैसे यहाँ पर भी बने और वैसे यहाँ पर भी बने। तो यानी कि सिमिलर चीजें हो रही हैं तुम्हारी दोनों के केस में। बस यही बात तुम्हारी क्रोमोसोमल थ्योरी में सटन एंड बोवरी ने बताई थी, ठीक है। हाँ ठीक है।
वाई वॉज मेंडल्स वर्क इग्नोर्ड, क्यों मेंडल का काम जो है इग्नोर हो गया था? सटन एंड बोवरी ने जब काम दिया, अपनी बातें करी थी, तो उनको पता चला कि हमसे पहले भी कोई था जो कि कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की बात कर रहा था, जो कि फैक्टर्स, जिसने टर्म दिया था फैक्टर, बाद में तुम्हारा टर्म जीन आया, कोई था जिसने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है, ठीक है, तब जाकर के मेंडल का काम जो है आइडेंटिफाई हुआ था। क्यों ऐसा हुआ था कि मेंडल के टाइम पर उनका काम आइडेंटिफाई नहीं हुआ? क्योंकि देखो उस टाइम पे कम्युनिकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पुअर कम्युनिकेशन थी, पहली बात तो। दूसरा, उन्होंने फैक्टर बोला था, वो फैक्टर जो टर्म है ना, उसको बहुत ज्यादा मायने नहीं दी गई थी, उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, समझ नहीं आया कि ये क्या बातें कर रही है। थर्ड, मैथ्स का यूज किया बायो में, वो तो हम भी नहीं करना चाहते, हम भी भागते हैं मैथ्स से, हम बायो वाले, जैसे कि मैं हूँ, तुम खुद पे मत लेना, कहीं तुम्हारे में से कई लोग ऐसे हो गए कि मैथ्स भी ले रखा होगा, बट इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मैं तो मैथ्स से भागती हूँ, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, इन्होंने मैथ्स ही यूज कर दिया बायो में, दैट मीन्स कि भाग गए। तो फिर उस टाइम ये लोग देख करके भागे, कह रहे ये क्या है, मैथ्स क्यों यूज कर रहा है बायो में? तो ये सारी चीजें को देखते हुए इनके काम को इंपॉर्टेंस नहीं मिली उस टाइम पर, बाद में आइडेंटिफाई हुआ, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल सी बात है कि जीन्स भी तुम्हारे इनहेरिट होते हैं, आगे ट्रांसमिट होते हैं, क्रोमोसोम भी तुम्हारे आगे जो है ट्रांसमिट होते हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने जीन्स और क्रोमोसोम्स के बीच में जो तुम्हारी सिमिलैरिटीज होती है ना, उन्हीं सिमिलैरिटीज को डिस्कस किया था। चलिए, ओके, अच्छा ठीक है। अब आते हैं आपकी, जैसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया, अब आते हैं आपकी लिंकेज पर। दूसरा इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लिंकेज। तो लिंकेज पढ़ते ही, लिंकेज जब टर्म आता है तो आपको याद आना चाहिए दिमाग में मॉर्गन, ठीक है। टीएच मॉर्गन जो थे, उन्होंने ये फिनोमिना दिया था आपका लिंकेज का। क्या है लिंकेज आपका? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, लिंक्ड जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। अब जैसे मान लो तुमको इतनी बात पता है कि जो तुम्हारा डीएनए होता है, यही तुम्हारा क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये तुम्हारा मान लो क्रोमोसोम है, ये डीएनए, और इसी डीएनए का एक सेगमेंट होता है तुम्हारा जीन। तो मान लो कि एक पर्टिकुलर जीन, क्रोमोसोम अच्छा नहीं बना है, मैं अच्छा सा सिर्फ क्रोमोसोम बनाती हूँ पहले, ठीक है। ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम है, एक पर्टिकुलर जीन तुम्हारा यहां पर प्रेजेंट है और दूसरा वाला यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ये वाला दूसरा वाला जीन तुम्हारा यहां पर प्रेजेंट है, अच्छा क्रोमोसोम नहीं बना बट समझ लेना, ठीक है। तो एक जीन तुम्हारा जीन नंबर 1 एंड जीन नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब मियोसिस होती है तो एक फिनोमिना होती है तुम्हारी क्रॉसिंग ओवर, याद है क्रॉसिंग ओवर, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब क्रॉसिंग ओवर में ये वाली तुम्हारी क्रोमैटिड जाएगी, तो ये दोनों ही जीन्स तुम्हारी आपस में एक पास प्रेजेंट है, तो ये लिंक्ड हो जाएंगी और आगे तुम्हारी ट्रांसफर हो जाएंगी। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑफ द लिंक्ड जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड। ये जब क्रोमोसोम तुम्हारा आगे जब ट्रांसफर होगा ना सेल डिवीजन के टाइम पर, ठीक है, तो ये जो दोनों जीन्स जो है एक साथ प्रेजेंट है, तो ये दोनों एक साथ तुम्हारे आगे ट्रांसमिट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा दोनों के बीच में? लिंकेज हो जाएगा, दोनों लिंक हो जाएंगी। एंड लिंकेज जो कह सकते हैं ना कि वो तुम्हारा फिजिकल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है ना, तभी वहां तुम्हें लिंकेज देखने को मिलेगी। अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। लिंकेज तुम्हारा तब नहीं होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस तुम्हारा बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, तभी वो आसपास प्रेजेंट होंगी ना, तभी तो लिंकअप करेंगी ना, लिंक हो जाती है और फिर एज इट इज वो तुम्हारा आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम, लिंक जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। बस ये एक लाइन में तुम्हारा लिंकेज पूरा समराइज्ड है, ठीक है। अब लिंकेज को परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा जो टीएच मॉर्गन थे, उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को यूज किया था जिसका नाम था तुम्हारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है। क्यों इन्होंने इसको यूज किया था? तो वही सिंपल जो पी वाले हमने बात करी थी कि शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है इसकी, ठीक है। इजीली इसको हम क्रॉस पॉलिनेट करा सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेट नहीं बोलेंगे, क्रॉस करा सकते हैं इसका, ठीक है। यही सारी चीजें इसमें भी तुमको लिखनी है कि क्यों इन्होंने इसको सेलेक्ट किया था। फ्रूट फ्लाई, इसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, क्यों इसको सेलेक्ट किया था उन्होंने? बोल सकते हैं क्या, लिंकेज वाली वो फॉर्म करने के लिए, ठीक है। लिंकेज के साथ साथ दूसरा टर्म एक तुम्हारा आया था जिसको हम बोलती है रिकॉम्बिनेशन। आई थिंक 11th में तुमने पढ़ा था, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, आइए मान लो ये तुम्हारा क्रोमोसोम है, मियोसिस अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो ये फॉर्म, यहां पर तुम्हारा जो क्या हुआ, यहां पर
यहाँ पर तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। क्या हुआ यहाँ पे? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। इस फिनोमिना को बेसिकली हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। मियोसिस में तुमने जब मियोसिस सेकंड पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा कि वहां पर तुम्हारा होता है मियोसिस 1 में ही पैकेटीन, डिप्लोटीन, जब ये सब पढ़ रहे थे तो आया था ना कि तुम्हारा काइजमेटा फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो ये यहाँ पर तुम्हारी हो रही है क्रॉसिंग ओवर, और इसकी वजह से जो तुम्हारा कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट। अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का आपस में क्या वो है, क्या मतलब कि कुछ तो इनका कुछ तो कह सकते हैं कि इनके बीच में वो होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन ये है कि लिंकेज जितना ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना कम होगा, क्योंकि ये दोनों चिपक गई, ये दोनों एक साथ हो गई, तो ये दोनों आगे आगे जाकर के जब तुम्हारा यहाँ पर ट्रांसमिट होंगी तो कोई रिकॉम्बिनेशन देखने को हमें नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तुम्हारी एक साथ आ गई और आगे ट्रांसमिट हो गई। जीन्स ऑन दी सेम क्रोमोसोम, ये तो हमने पढ़ लिया है। पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज ग्रेटर देन योर रिकॉम्बिनेशन। टाइटली लिंक्ड जीन्स वेरी लो रिकॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमें पढ़ना है, ये हमें समझना है, ठीक है, ये हमें जानना है। तो मैं यहां पे लिख देती हूं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है ज्यादा तो वहां पर लिंकेज नहीं होगा, अगर लिंकेज ज्यादा हो रहा है तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। लूजली लिंक्ड जीन्स आपकी हायर रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि अगर अलग अलग दूर दूर तुम्हारी प्रेजेंट है तो तुम्हें ज्यादा रिकॉम्बिनेंट, ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी तुम्हारी, और ज्यादा तुम्हें वेराइटीज देखने को मिलेंगी, अच्छे से तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन वहां पर होगा। ये तुम्हारा कंप्लीटली फिजिकल डिस्टेंस, लिंकेज जो है तुम्हारा कंप्लीटली फिजिकल डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होता है, और रिकॉम्बिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर तुम्हें जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना उसके लिए अच्छा, उतना वहां पर तुम्हारी रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलती है। जेनेटिक मैपिंग करके भी एक स्टार्टिंग होल जीनोम सीक्वेंसिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये तो तुम पढ़ोगे आगे के चैप्टर में, वो मैं पढ़ाऊंगी आगे तुम्हें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। ओके, अब एक नए साइंटिस्ट का नाम आया था, ये स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टुअर्ट, ठीक है, इनका नाम एग्जाम में आ चुका है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी कि रिकॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटीज पढ़ करके इन्होंने जेनेटिक मैपिंग दी थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जेनेटिक मैपिंग दी थी। कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बात है कि इन्होंने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को पढ़ा था और पूरा जेनेटिक मैपिंग तुम्हें डिराइव करके इन्होंने दिया था। और ये मैं बता दूं कि ये बहुत बड़े फॉलोवर थे आपके मॉर्गन के, तो मॉर्गन ने तुम्हारा लिंकेज एक्सप्लेन किया, रिकॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया, उसको पढ़ करके इन्होंने जेनेटिक मैपिंग दी थी। बस इतनी बातें तुमको जाननी है इसमें। इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन भी तुम्हारा आया हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर होल जीनोम सीक्वेंस, जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तुम्हारा स्टार्ट हुआ था तो वही जेनेटिक मैपिंग को पढ़ करके आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो किया गया था, ठीक है। ओके, चलिए ये हो गया आपका लिंकेज रिकॉम्बिनेशन दोनों। बस इतनी बात याद रखना कि लिंकेज जो है हमेशा आपका रिकॉम्बिनेशन का ऑपोजिट होता है, कि यानी कि रिकॉम्बिनेशन अगर ज्यादा हो रही है तो लिंकेज तुम्हारा वहां पर कम होता है, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो हमें किसमें पढ़ना है, आपका ह्यूमंस में पढ़ना है, बर्ड्स में पढ़ना है और हनी बी में पढ़ना है। क्यों अलग अलग पढ़ना है? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीका होता है सब में। ह्यूमंस में क्या होता है आपका कि जो मेल होता है ना वो हेटेरोगेमेटिक होता है। हेटेरोगेमेटिक का मतलब हो गया कि दोनों ही जो तुम्हारी वो हैं जीन्स जो है अलग अलग है, दोनों ही एलील्स तुम्हारी अलग अलग है, ये होता है, ठीक है, मेल का। और फीमेल तुम्हारी ये होती है। बट इनके केस में तुम्हारी फीमेल हेटेरोगेमेटिक है। ये मान लो मेल हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारी फीमेल हो गई। बर्ड्स के केस में जो तुम्हारी फीमेल है ना, फीमेल, वो हेटेरोगेमेटिक है और जो मेल है वो तुम्हारा होमोगेमेटिक है, ठीक है। फिर इनके केस में यहां पर तो तुम्हारा अलग केस आ जाता है कि फीमेल्स जो है तुम्हारी वो क्वीन होती हैं, वर्कर होती हैं, फिर वो डिप्लॉयड होती हैं तुम्हारी, ठीक है। मेल्स जो है उनका वो हैप्लॉयड होते हैं। तो मान लो कि फीमेल है तो मान लो चलो कि हम इसको किससे कंसिडर कर सकते हैं, क्वीन, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारी मान लो कि फीमेल है क्वीन, या फिर वो वर्कर भी है, तो वो तुम्हारी क्या है, फीमेल की अगर हम बात करें तो वो तुम्हारी डिप्लॉयड है, यानी कि उसके पास 32 क्रोमोसोम्स है, 2n है। और मेल जो है ना, ड्रोन जो हो गया तुम्हारा, वो क्या है, उसके पास हैप्लॉयड यानी कि n है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग तुम्हारी फीमेल बनेगी, अनफर्टिलाइज्ड तुम्हारा मेल बन जाता है। यानी कि एग जो है, मान लो एग जो है अगर वो तुम्हारा फर्टिलाइज्ड हो गया तो वो तुम्हारी बन जाएगी फीमेल, और अगर अनफर्टिलाइज्ड रह गया, एग जो है तुम्हारा अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो वो तुम्हारा बन जाएगा
मेल, ठीक है। अब मेथड क्या होता है, अनफर्टिलाइजेशन के बिना अगर तुम्हारी न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस आपकी होती है। अभी आते हैं फिर से इसमें, ठीक है। बट यहाँ पर हम पहले ह्यूमंस एंड ड्रोसोफिला का केस पढ़ते हैं। तो क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है। यहाँ पर अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आपको पता है कि द वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, यानी कि जो फादर है, जो मेल मेंबर है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेनी के सेक्स के लिए। कैसे होता है आइए समझते हैं इसको, एक बार क्रॉस परफॉर्म करते हैं इसका, ठीक है। इतनी बात पता है कि हेट्रोगैमेटिक फादर, ये तुम्हारा मान लो कि फादर हो गए, ठीक है, ये फादर हो गए। अब यहां पर हम लेते हैं मदर को। मदर तुम्हारी जो है वो क्या है, मदर तुम्हारी होमोगैमेटिक है, ठीक है, एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। इनके बीच में क्रॉस कराते हैं, क्रॉस कराएंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कौन सा जेंडर फॉर्म हो रहा है आपका। तो एक्स वाई एक्स एक्स बनेगा एक तुम्हारा, ठीक है, एक प्रोजेनी, प्रोजेनी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे क्रॉस करा रहे हैं दोनों के बीच में, ठीक है। एक्स एक्स बन गया, दूसरा भी एक्स एक्स बन गया तुम्हारा, एक एक्स वाई बन गया और दूसरा भी एक्स वाई बन गया, यानी कि दो बन गई तुम्हारी डॉटर्स और दो बन गए तुम्हारे सन्स, 2 सन्स, ठीक है। दोनों अलग अलग, यानी कि 50% डॉटर बनेंगे और 50% सन बनेगा। बट वाई क्रोमोसोम, यानी कि फादर का जो वाई क्रोमोसोम है वो किसके पास, किसके साथ कंबाइन हो रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि जो तुम्हारी प्रोजेनी है वो डॉटर बनेगी कि सन, क्योंकि मदर के पास तो दोनों एक्स है, उसके पास तो कुछ डिफरेंट है नहीं। फादर के पास जो वाई क्रोमोसोम है ना, वो तुम्हारा डिसाइड करेगा कि जो तुम्हारे आने वाली प्रोजेनी है वो सन बनेगी कि डॉटर बनेगी। तभी तो तुम्हें 50-50 देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि एक वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तुम्हारा, ठीक है, एक वाई क्रोमोसोम है। तो यानी कि ह्यूमन बींग्स के केस में या फिर ड्रोसोफिला के केस में आपका जो फादर होता है, जो मेल मेंबर होता है, वो हेट्रोगैमेटिक होता है और उसके वही आपका डिटरमाइन करता है कि जो उसका जो क्रोमोसोम है वही डिटरमाइन करता है कि जो आने वाली प्रोजेनी है वो आपकी मेल बनेगी कि फीमेल बनेगी। सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर्स स्पर्म, कि उसका एक्स क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर हो रहा है कि वाई क्रोमोसोम आगे ट्रांसफर। जब गैमीट सेग्रीगेशन होता है आपका, मान लो एक्स वाई तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारी इसमें से दोनों गैमीट्स अलग अलग होकर के आगे जाएंगी ना, तो आगे मदर की ओवम से जाकर के ये वाला स्पर्म में कंबाइन हो रहा है कि ये वाला कंबाइन हो रहा है। अगर ये वाला कंबाइन हो जाएगा तो आने वाली प्रोजेनी तुम्हारी सन बन जाएगी, और अगर ये वाला कंबाइन हो जाएगा तो आने वाली प्रोजेनी तुम्हारी डॉटर बन जाएगी। कि तो इस केस में, ह्यूमंस के केस में और ड्रोसोफिला के केस में आपका फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। बट दिस इज नॉट द केस फॉर बर्ड्स। बर्ड्स के केस में क्या है, यहाँ पे जो फीमेल है ना वो हेट्रोगैमेटिक है और जो मेल है वो तुम्हारा होमोगैमेटिक है। तो यहाँ पर जब गैमीट्स एग्रीगेट होंगे तो Z और W, ठीक है। तो अगर Z आगे जाकर के ट्रांसफर हो रहा है, Z अगर आगे जाकर के तुम्हारा मेल स्पर्म से कंबाइन हो रहा है तो तुम्हारा मेल बनेगा। अगर W जाकर के आगे कंबाइन हो तुम्हारी फीमेल बनेगी। तो यहाँ पर मदर रिस्पॉन्सिबल होती है, इसीलिए बर्ड्स का जो केस है वो अलग हो जाता है, ZW सिस्टर हो जाता है, ठीक है। सेक्स डिटरमाइंड बाय द एग, तुम्हारा मदर के एग से डिटरमाइन होगा कि कौन सा आगे आपका तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेन जो तुम्हारा होता है, जो मेल हेन जो तुम्हारी तो फीमेल होती है और कॉक जो है तो होता है तुम्हारा वो मेल होता है, तो वो तुम्हारा देखो होमोजाइगस है और ये तुम्हारा हेट्रोगैमेटिक है, ठीक है। अब तुम्हारे उसके केस में आ जाते हैं, हनी बी के केस में तो अलग ही सिस्टम चल रहा है तुम्हारा, वहां पे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड है कि जो तुम्हारी फीमेल है यानी कि जो क्वीन है, क्वीन यानी कि फीमेल की अगर हम बात करें वो तुम्हारी डिप्लॉयड है और तुम्हारा जो मेल है वो तुम्हारा क्या है, हैप्लॉयड है, ठीक है। तो ये तो हाफ हो नहीं सकता है, इसका हाफ होगा, मान लो इसने एग प्रोड्यूस किया, यहाँ पे तो एग लेइंग होती है ना, इसने एग प्रोड्यूस किया। अगर ये एग तुम्हारा फर्टिलाइज हो गया, स्पर्म इसने प्रोड्यूस किया, अगर वो फर्टिलाइज हो गया तो ये तुम्हारी फीमेल बन जाएगी, फीमेल बन जाएगी। और अगर ये एग तुम्हारा अनफर्टिलाइज रह गया, इसमें होगी तुम्हारी फिर क्या होगी, तो यहां पर तुम्हारा अगर अनफर्टिलाइज्ड रह गया तो वो तुम्हारा मेल बन जाएगा, ठीक है। अब मेल अगर बन गया है तो वो तुम्हारा स्पर्म प्रोड्यूस कैसे कर रहा है, मियोसिस नहीं हो रही है तुम्हारी, हाँ मेल जो है तुम्हारा माइटोसिस, यहाँ पर माइटोसिस की तरह से माइटोसिस की प्रोसेस से तुम्हारी यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होती है। प्लस यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है, तुम्हारे पार्थेनोजेनेसिस से बन रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुई नहीं वहां पे, बिना फर्टिलाइजेशन के कैसे हो रही है वहां पे नए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, तो पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी पढ़ा होगा, पार्थेनोजेनेसिस होता है कि क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन की तुम्हारी हो रही है यहाँ पे नए ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ, ठीक है। चलो ओके आगे चलते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ओके
अच्छा, तुम लोग को मैंने जब पढ़ा रही थी, मैंने प्लियोट्रॉपी बताया था, मल्टीपल एलील्स बताया था, तब मैंने तुमको बताया था कि एक और टॉपिक ऐसा है तुम्हारा जिसको हम बोलते हैं पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। तो नाम देखो इस टर्म का क्या है, पॉलीजीनिक, यानी कि मल्टीपल जीन्स मिल करके एक ट्रेट को तुम्हारा कंट्रोल कर रहे हैं। वहां पर क्या था कि एक जीन बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, यहां पर क्या है कि एक एक नहीं, मल्टीपल जीन्स, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 कई सारे जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स व्हेन ईच एलील हैज एन एडिटिव इफेक्ट ऑन द फिनोटाइप आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरनमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्किन कलर। तो ह्यूमन स्किन कलर के लिए यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब कि ए बी सी तीनों ही जीन्स, तुम्हारे 3 जीन्स मिलकर के ए बी सी तीनों मिलकर के तुम्हारा स्किन का कलर डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्किन का कलर डिसाइड कर रहे हैं। अब अगर तीनों ही डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल, तुम डार्केस्ट स्किन कलर निकल करके आता है। ठीक है, अगर कैपिटल ए मतलब कि एक जो है तुम्हारा डोमिनेंट है, दूसरा तुम्हारा हेट्रोजाइगस में है और तीसरा भी हेट्रोजाइगस है, यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट है, यहाँ पर हेट्रोजाइगस, तो तुम्हें एक डार्क, थोड़ा सा डार्क देखने को मिलता है स्किन कलर। अगर तीनों ही तुम्हारे हेट्रोजाइगस कंडीशन में तो मीडियम, और अगर कैपिटल तुम्हारा ए जो है और सी, बस एक तुम्हारा यहाँ पर डोमिनेंट है, बस एक जीन तुम्हारा डोमिनेंट है, बाकी दोनों तुम्हारे यहाँ पर रेसेसिव है, तब तुम्हें लाइट। अब तीनों ही जब रेसेसिव है तब तुम्हें सबसे ज्यादा, यानी कि जो तुम्हारे फॉरेनर्स होते हैं उनमें तुम्हारे तीनों ही जीन्स रेसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट है, और हमारे में मीडियम, हमारा स्किन टोन मीडियम सा होता है, तो हमारे में जो है एक दो जीन्स तुम्हारी डोमिनेंट होती है, एक जीन डोमिनेंट होती है, बाकी दो रेसेसिव होती है, या फिर तीनों कह सकते हैं कि तुम्हारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अबाउट पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा स्किन कलर। ठीक है, डोमिनेंट एलील्स डार्क स्किन, मोर डोमिनेंट डार्कर टोन। ठीक है, शोज कंटिन्यूअस वेरिएशन नॉट डिस्क्रीट कैटेगरीज, आल्सो सीन इन हाइट, वेट एंड ग्रेन कलर। ठीक है, इसमें भी तुम्हें देखने को मिलती है। ये तुम्हारा स्किन कलर का हो गया, और इसमें मैंने तुमको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। अब आगे आई थिंक इट्स अबाउट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन पढ़ेंगे, फिर आपका पढ़ेंगे हम लोग डिसऑर्डर्स। ठीक है, डिसऑर्डर्स कितने हैं वो भी हमें पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बस एक मिनट। ओके, व्हाट इज म्यूटेशन? ठीक है, अब मान लो जैसे मैंने तुमको बताया कि जीनोटाइप कोड प्रेजेंट है तुम्हारा, जो कि एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को कोड कर रहा है। ठीक है, तो अब उस कोड में कहीं प्रॉब्लम आ जाए, उस कोड में कुछ अल्टरेशन आ जाए, चेंजेस आ गए, तो जो तुम्हारा फिनोटाइप बनने वाला था या जो एक्सप्रेशन होने वाली थी वो एक्सप्रेस तो नहीं हो पाएगा ना, तो कुछ ऐसे सडन चेंजेस जो तुम्हारे कोड में आ रहे हैं, उन चेंजेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन। अ फिनोमेना दैट results in alteration of DNA sequences causing changes in the genotype and consequently in the phenotype of an organism। ठीक है, मान लो कि ये तुम्हारा एक डीएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, इस पे तुम्हारी ऐसे ऐसे कोड्स लगी हुई हैं। अब मान लो कि यहाँ पर तुम्हारा डिस्ट्रप्शन आ जाए, यहाँ पे तुम्हारा बीच में कुछ टूट जाए, कोड्स तुम्हारे डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या होगा, पूरा आगे की सीक्वेंस भी खराब हो जाएगी, और इसकी वजह से तुम्हारा जो जीनोटाइप था वो तो होगा ही, साथ में फिनोटाइप भी इफेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सडन इनहेरिटेबल, यानी कि अब जो चेंजेस आए वो तुम्हारे आगे ट्रांसमिट भी होंगे, क्योंकि ये जीन लेवल पे चेंजेस आए हैं तुम्हारे। ठीक है, तो ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं तुम्हारा म्यूटेशन। म्यूटेशन जो है तुम्हारा कई तरह का होता है। पहला है पॉइंट म्यूटेशन, चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, अब बेस पेयरिंग तो पता होगी ना, डीएनए में तुम्हारी बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बेस पेयरिंग। अच्छा नहीं है तो मॉलिक्यूलर वाले में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तुमको इतना पता रखना है पहले कि तीन तुम्हारी नाइट्रोजनस बेसेस मिलकर के एक कोड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल GAG, ये GAG जो है तुम्हारा ग्लूटामिक एसिड, यानी कि एक अमीनो एसिड। अब तुम बोलोगे मैम अमीनो एसिड क्यों, और फिर ये प्रोटीन बनाता है, क्या मतलब है? तो देखो इतनी बात समझ लो कि डीएनए से तुम्हारा बनता है आरएनए, और आरएनए से बनता है तुम्हारा प्रोटीन। तो डीएनए को अगर कोई कैरेक्टर तुम्हारा एक्सप्रेस करना है ना, डीएनए को कुछ बताना है, कुछ मतलब एक्सप्रेस करना है ना, तो वो प्रोटीन फॉर्म होती है। उस प्रोटीन के फॉर्मेट में कोई चीजें एक्सप्रेस होती हैं, तो बीच में तुम्हें अमीनो एसिड बनाना पड़ेगा ना। तो डीएनए में तुम्हारा मान लो कि ये कोड अमीनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब मान लो कि इसमें से तुम्हारा जो एडेनिन है, यानी कि जो ए है, वो तुम्हारा डिस्टर्ब हो जाए,
क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, ए तुम्हारा रिप्लेस हो जाए यू से, GUG बन जाए। तो यानी कि अमीनो एसिड ही तुम्हारा बदल गया, ग्लूटामिक एसिड तुम्हारा वैलिन बन गया यहाँ पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुमको सिक्कल सेल अनीमिया हो जाएगा। क्या होता है सिक्कल सेल अनीमिया? सिक्कल सेल अनीमिया क्या होता है कि जो आरबीसी की तुम्हारी जो शेप होती है, बाइकनकेव शेप होती है ना, ये शेप ही तुम्हारी डिस्टर्ब हो जाएगी और कुछ ऐसे सिक्कल सिक्कल वाले शेप में बन जाएगी। तो आरबीसी का फंक्शन होता है तुम्हारा क्या, तुम्हारे ब्लड में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती है, हीमोग्लोबिन तुम्हारा कैरी करती है, ये इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, तो ये सरफेस एरिया ही तुम्हारा कम हो गया, ठीक है। तो ये यूजुअली फीमेल के केस में देखने को मिलता है क्योंकि ब्लड की उनके अंदर प्रॉब्लम होती है ज्यादातर। तो सिक्कल सेल एनीमिया हो गया तुम्हारा अगर तुम्हारा एक अमीनो एसिड डिस्टर्ब हुआ तो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक क्लासिक एग्जांपल है पॉइंट म्यूटेशन का, जिसमें तुम्हारे बस एक बेस पेयर में चेंज आ रहा है, बस एक बेस पेयर में तुम्हारा चेंज हुआ और उसकी वजह से तुम्हें एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा सिक्कल सेल अनीमिया। दूसरा है तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन इन द बेस पेयर ऑफ डीएनए, शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम अफेक्टिंग ऑल सीक्वेंस कोडॉन्स, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ए टी जी, ठीक है, फिर मान लो कि सी ए जी टी ए जी, ठीक है। ये तुम्हारी डीएनए की स्ट्रैंड है, ये 3 तुम्हारा एक सीक्वेंस बना रहे हैं, ये 3 तुम्हारा एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं, ये 3 तुम्हारा एक अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहे हैं। अब मान लो कि मैं बोलूं कि यहां से मैंने एक जी को मैंने रिमूव कर दिया, कुछ ज्यादा ही रिमूव हो गया ये, बट कोई बात नहीं, हम बना लेंगे तुम्हारा एक जी को मैंने यहां से बीच में रिमूव कर दिया, तो ये पूरा सीक्वेंस ही खराब हो जाएगा ना। फिर ये ए टी सी के साथ कंबाइन करेगा, फिर ए जी टी के साथ कंबाइन करेगा, फिर ए जी, ये तो अकेला ही रह गया, यानी कि पूरा सीक्वेंस ही तुम्हारा डिस्टर्ब हो गया अगर हमने एक बेस पेयर को यहां से डिलीट कर दिया। सिमिलरली मान लो यहां पर तुम्हारा जी प्रेजेंट था, अगर बीच में मैं एक अलग से टी अपलोड कर देती हूँ, टी एक तुम्हारा ऐड कर देती हूँ, इंसर्ट कर देती हूँ, इंसर्ट कर दिया तब भी तो तुम्हारा कोड ये ATG अलग बन गया, ये TCA अलग बन गया, ये GTA अलग बन गया, फिर एक लास्ट में रह गया तुम्हारा अकेला। मतलब कि पूरा फ्रेम जो तुम्हारा था ना, पूरी जो सीक्वेंस थी ना, वो एक एडिशनल बेस पेयर ऐड करने से या एक एडिशनल बेस पेयर निकालने से या फिर एक बेस पेयर निकालने से तुम्हारी पूरी फ्रेम ही शिफ्ट हो जा रही है आगे की तरफ या फिर पीछे की तरफ। अगर तुमने इंसर्ट कर दिया तो आगे की तरफ शिफ्ट हो जा रही है, पूरा बेस पेयर में ही चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप की म्यूटेशन को हम बोलते हैं आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इंसर्शन और डिलीशन ऑफ बेस पेयर, शिफ्ट द रीडिंग फ्रेम अफेक्टिंग ऑल सब्सीक्वेंट कोडॉन्स। मान लो कि यहाँ पे हमने इंसर्ट कर दिया तो आगे वाले सारे डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। अगर हमने डिलीट कर दिया तब भी आगे वाले सारे डिस्टर्ब हो गए, पूरा फ्रेम ही तुम्हारा खराब हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तीसरा है तुम्हारा क्रोमोसोमल अबरेशंस, डिलीशन और इंसर्शन ऑफ लार्ज डीएनए सेगमेंट्स अफेक्टिंग होल क्रोमोसोम, ठीक है, कॉमन इन कैंसर सेल्स। अब देखो क्रोमोसोम क्या होता है तुम्हारा, जैसे ये तुम्हारी क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, यानी कि डीएनए तुम्हारा प्रेजेंट है। अब जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तो क्रोमोसोम जो है तुम्हारी फॉर्म हो जाती है, यही डीएनए तुम्हारा इसके ऊपर प्रेजेंट हो जाता है, ऐसे ऐसे तुम्हारा अलाइन हो जाता है, ठीक है। अब मैं बोलूं कि लार्ज डीएनए और इसमें हम एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसमें लार्ज डीएनए सेगमेंट्स और इसमें ऐड हो जा रहा है या इसमें से निकल जा रहा है, तो क्या होगा, तुम्हारा क्रोमोसोम ही पूरा अब्रप्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा पूरा क्रोमोसोम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। इस टाइप के फिनोमिना को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। ये तुम्हें कैंसर वाली जो सेल्स होती है उसमें ज्यादा इजीली देखने को मिलता है, क्योंकि क्या होता है, कैंसर वाली सेल्स तुम्हारी कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रही होती है, डिवाइड कर रही होती है कि तुम्हारा क्रोमोसोम ही साथ 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 डिवाइड कर रहा है, आगे ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, म्यूटाजेंस आर सिंपली दोस एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन, जो म्यूटेशन करा रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, जो म्यूटेशन करा रहे हैं उन एजेंट्स को हम बोलते हैं म्यूटेशन। तो ये तुम्हारा या तो कुछ फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल हो सकते हैं या केमिकल्स हो सकते हैं या तो तुम्हारे बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, यानी कि इनहेरिट होकर के आए हैं। फिजिकल का मतलब हो गया बेसिकली केमिकल्स ही होते हैं, और फिजिकल तुम्हारी जो रेज होती है, यूवी रेज हो गए तुम्हारे, ठीक है, जो एक्स रेज में तुमको बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे पहन के बैठो, तो यूवी रेज हो गए, या फिर जो न्यूक्लियर अटैक की वजह से जो तुम्हारी रेडिएशंस होती है, जैसे जापान में देखो तो अभी तक जो बच्चे हैं ना उनके अंदर डिफॉर्मिटीज होती हैं, अभी तक उनमें पैरालिसिस वगैरह देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका म्यूटेशन, उनकी जो जीन थी ना जो उनके पेरेंट्स की, उसका म्यूटेशन हो गया था, तो वो आगे आगे आपका ट्रांसमिट होता जा रहा है, ठीक है, उन रेज की वजह से। तो वो जो रेज हो गए, जो केमिकल्स हो गई, वो जो तुम्हारी वो करा रही है ना म्यूटेशन को, उनको हम बोलते हैं तुम्हारा म्यूटाजेंट, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हैं, तो आगे चलें, ठीक है।
ओके अब एक एक करके तुम्हारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जो हैं, उनको हम पढ़ेंगे। पहले एक बार ओवरव्यू यहाँ पे दिया है, इसके बाद एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं तुम्हारे? ये बेसिकली तुम्हारे मेंडल का जो इनहेरिटेंस पैटर्न हमने पढ़ा है ना, उसको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या उनमें अगर डिस्टर्बेंस आ रही है तो उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम बोलते हैं तुम्हारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। कॉज्ड बाय अल्टरेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, एक जीन में तुम्हारा अल्टरेशन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है। अल्टरेशन अभी हमने पढ़ा था ना कि फ्रेम शिफ्ट हो जाती है या फिर एक्सटर्नल ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, ये मेंडल के इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। ये तुम्हारे या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या रेसेसिव हो सकते हैं। ये तुम्हें पता लगता है पेडिग्री एनालिसिस में कि वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव है, ये तुम्हें पेडिग्री एनालिसिस अभी हम आगे पढ़ेंगे, उसमें तुम्हें इसका आइडिया लगेगा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे होती है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या है तुम्हारा? हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकेटोनुरिया, ठीक है, और थैलेसीमिया। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम इसको आगे करके, एक एक को डिस्कस करेंगे क्योंकि इस पर क्वेश्चंस बनते हैं तुम्हारे, तो एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? इसमें क्या होगा ना कि क्रोमोसोम या तो एक एक्सटर्नल ऐड हो गया या तो एक क्रोमोसोम तुम्हारा डिलीट हो गया। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि या तो तुम एक क्रोमोसोम गेन कर लिए या तो तुम एक क्रोमोसोम तुम्हारा लॉस हो गया, या फिर क्या कहते हैं पूरा होल सेट, मान लो कि क्रोमोसोम का सेट है ना 23 पेयर्स, उसमें एक और तुम्हारा ऐड हो गया क्रोमोसोम, तो पूरा खेल ही खराब हो जाएगा ना। इसकी वजह से तुम्हें क्या होती है? सिंड्रोम्स। इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है उनको हम बोलते हैं सिंड्रोम्स। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ये सारी इसके एग्जांपल्स हैं। तो एक एक कुछ चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, एक एक को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, ओके सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं लिख करके लाई हूँ आपके। सबसे पहले सिंबल समझेंगे, एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न। इससे हम पता करते हैं कि कौन सी डिजीज या कौन सी कैरेक्टर्स जो है कैसे इनहेरिट हो रहे हैं, पैटर्न पढ़ के हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स क्या क्या है? मान लो कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर अगर फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है, ये सिंबल्स हैं जो यूज करते हैं हम। फिल्ड है तो इसका मतलब कि ये जो मेल है ना, ये मेल, स्क्वायर तुम्हारा मेल को डिनोट करता है। अगर वो फिल्ड है तो वो एक अफेक्टेड मेल को डिनोट कर रहा है, और अगर वो ब्लैंक है, खाली है, तो वो अनअफेक्टेड मेल को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली जो तुम्हारा सर्कल होता है, वो सर्कल अगर ब्लैंक है तो मतलब वो फीमेल जो है तुम्हारी अनअफेक्टेड है, कोई डिजीज नहीं है उसके पास। ठीक है, और अगर वो तुम्हारी फिल्ड है कंप्लीटली, तो यानी कि वो तुम्हारी फीमेल जो है वो तुम्हारी अफेक्टेड है। ठीक है, ऐसे वाला अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है 4 साइडेड, तो ये तुम्हारा सेक्स जो है अनस्पेसिफाइड है। सिमिलरली अगर मान लो एक सर्कल है और वो तुम्हारा हाफ फिल्ड है, क्या है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो फीमेल है ना, ये कैरियर है। क्या है? कैरियर है, यानी कि ये डिजीज को कैरी कर रही है, अफेक्टेड नहीं है, ये फीमेल इसकी कैरियर है। और सिमिलरली अगर मेल और फीमेल के बीच में ऐसे लाइन दिखाई गई, इसका मतलब हो गया कि उनके बीच में क्रॉस ओवर के बीच में मेटिंग हो रही है तुम्हारी। ठीक है, अब ये समझो कि कैसे हमें पता लगता है, कैसे हमें पता लगता है कि कोई जो है कोई डिजीज जो है वो तुम्हारी ऑटोसोमल है कि डोमिनेंट है कि तुम्हारी रेसेसिव है, ये चीजें कैसे पता लगती है। तो इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पे टिप्स लिख दिए हैं कि अगर कोई डिजीज है, ठीक है, पेडिग्री का जो चार्ट होता है उसमें तुमको दिख जाता है। ठीक है, मान लो कि एक चार्ट बना करके दिखाऊंगे तुम्हें। ठीक है, एक चार्ट बना करके दिखाती हूँ कि मान लो मेल हो गया, फीमेल हो गया, ठीक है, इनके बीच में तुम्हारा बना जो पेरेंट्स बने, बच्चे बने। ठीक है, तो मान लो कि ये जो है तुम्हारा फीमेल जो है तुम्हारी अफेक्टेड हो गई। ठीक है, इनके बीच में जो तुम्हारी प्रोजेनीज बनी, मान लो कि एक मेल बना, ये तुम्हारा अफेक्टेड हो गया। ठीक है, दूसरा मेल बना, नॉर्मल बन गया, फीमेल भी नॉर्मल बनी, ये तुम्हारी वो बन गई। ठीक है, अब मान लो कि इसका जो है हमने कराया एक क्रॉस। ठीक है, इसकी वजह से जो तुम्हारी डॉटर बनी ये भी अफेक्टेड बन गई। और जो तुम्हारा सन बना वो नॉर्मल बन गया। तो मान लो ऐसे तुम्हारा पेडिग्री चार्ट दिया गया है। ठीक है, ऐसे तुम्हारी जो है पेडिग्री चार्ट तुम्हारी ऐसे तुम्हारी दी गई है। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें पढ़ना है तो हम कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे? तो इसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर दी है कुछ टिप्स। ये देखो, अगर डिजीज तुम्हारी जनरेशन स्किप कर रही है, जनरेशन स्किप करने से मेरा मतलब है, जनरेशन स्किप करने से मेरा मतलब है कि अगर वो चार्ट कहाँ गया, ये जनरेशन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अगर डिजीज स्किप कर रही है, यानी कि इसमें भी नहीं प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट है, इसमें नहीं प्रेजेंट है, इसमें भी नहीं प्रेजेंट है, तो वो जो डिजीज है तुम्हारी क्या हो जाएगी? वो डिजीज तुम्हारी रेसेसिव है। कैसी है?
रेसेसिव डिजीज है, अगर वो जनरेशन स्किप कर रही है, जनरेशन 1 2 3 मैंने दिखाया ना, अगर उन तीनों में वो नहीं प्रेजेंट है, पहले में प्रेजेंट है, 2 में और 3 में नहीं आ रही है, तो वो डिजीज तुम्हारी रेसेसिव है, ठीक है। और अगर डिजीज जो है वो डायरेक्टली मदर टू सन या फादर टू डॉटर, ठीक है, मदर टू सन या फादर टू डॉटर, ये मान लो तुम्हारी मदर थी, मदर से तुम्हारे सन में आ गया, फिर ये तुम्हारा मान लो फादर बन गया, इससे तुम्हारी डॉटर में आ गई, तो ये क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारी सेक्स लिंक्ड डिजीज है। कैसी है? सेक्स लिंक्ड डिजीज बन गई तुम्हारी ये। कैसे डिजीज बन गई तुम्हारी ये तुम्हारी एक सेक्स लिंक्ड डिजीज बन गई, ठीक है, बिकॉज इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मदर टू सन और फादर टू डॉटर। यही आपको एनालाइज करना है कि अगर मदर टू सन जा रही है या फादर टू डॉटर जा रही है, क्रॉस सेक्स अगर ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे वाले कह सकते हैं ट्रांसमिशन को, ऐसे वाले उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड। और अगर दोनों ही जेंडर्स इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं, अगर दोनों ही जेंडर्स इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं कि मदर को है तो डॉटर को भी हो रहा है, फादर को है तो सन को भी हो रहा है, तो उस टाइप के इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं आपका ऑटोजोमल। क्या बोलते हैं? ऑटोजोमल, ठीक है। ओके, रेसेसिव ट्रेट्स अपीयर इन F1 और स्किपर जनरेशन, डोमिनेंट ट्रेट्स अपीयर इन बोथ। ये आपको टिप्स फॉलो करनी है पेडिग्री एनालिसिस पढ़ते समय, ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस करते समय। इससे रिलेटेड जब तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, तब जा करके तुम्हें कंप्लीट क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, कौन कौन से मेंडल के डिसऑर्डर्स होते हैं तुम्हारे। अभी जो हमने तुमको मैंने एक ओवरव्यू दिया था ना, उसका ओवरव्यू मैं तुम्हें यहाँ पर दोबारा, मतलब कि एक एक करके उनको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, सबसे पहला है कलर ब्लाइंडनेस। तो ये तुम्हारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। एक्स लिंक्ड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है तुम्हारी। और रेसेसिव क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारा जनरेशन स्किप कर सकता है, ठीक है। ओके, अब ये जो है कलर ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया कि जो तुम्हारी रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होती है ना आईज में, तो तुम्हारी रॉड्स और कोन में डिफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो तुम्हारी कोन्स होती है ना, वो तुम्हारी कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। किसको? कलर को डिटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो कलर डिटेक्शन जो है, अगर कोन्स में प्रॉब्लम आ गई ना, तो कलर डिटेक्शन नहीं हो पाती है, ठीक है। इसमें जो है तुम्हारे मेल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं, फीमेल्स तुम्हारी इसमें कम इफेक्ट होती है। पता है क्यों? क्योंकि ये एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। अब मान लो कि एक एक्स वाई है, एक एक्स एक्स है, इनके पास दो दो एक्स क्रोमोसोम है, इनके पास एक है। अगर इनका एक एक्स क्रोमोसोम तुम्हारा इफेक्ट भी हो गया ना, मतलब कि इस पर अगर कलर ब्लाइंडनेस आ भी गई ना, तो एक एक्स क्रोमोसोम है इनको बचाने के लिए, तो ये इसकी क्या बन जाती है? कैरियर बन जाती है, इफेक्ट नहीं होती है। और वहीं अगर ये डिजीज मेल को हो गया, तो वो जो है एक उसका क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम अगर इफेक्ट हो गया, तो वो इसका इफेक्टर बन जाएगा, उसको ये बीमारी हो गई, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। और उसके केस में, फीमेल के केस में, उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, ये इफेक्टर बन गया, ये तुम्हारा कैरियर बन गई। इससे रिलेटेड आपके क्रॉस भी आते हैं कि इफ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ नॉर्मल वुमन, तो क्या होता है? ऐसा क्रॉस करना है, करके दिखा दो तुम्हें। चलो कर लेते हैं एक बार, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका बढ़िया सा, कि अ कलर ब्लाइंड मैन marries a normal woman। तो अब तुमको पता लगाना है कि जो उनकी प्रोजनी होगी उसमें कितनी परसेंटेज अफेक्टेड होगी और कितनी नहीं होगी। तो कलर ब्लाइंड अगर मैन है ये, तो चलो येलो कलर, ठीक है, तो एक्स इसका अफेक्टेड है, वाई तो नॉर्मल है, और जो फीमेल है वो तुम्हारी नॉर्मल है, ठीक है। अब इनके बीच में हम कराएंगे क्रॉस। तो मान लो कि गैमेट्स तुम्हारी बन गई एक्सी वाई, और ये एक्स, ये तुम्हारा एक्स, ये एक्स इससे कंबाइन करेगा, ठीक है, ये एक्स तुम्हारा इसके साथ कंबाइन करेगा, ओके, ये वाई तुम्हारा एक्स के साथ कंबाइन करेगा, ये भी वाई तुम्हारा इसके साथ कंबाइन करेगा, एक्स वाई, ठीक है। तो जो डॉटर्स हो गई, कैरियर हो गई, क्या हो गई? कैरियर डॉटर्स, ठीक है, और नॉर्मल सन्स। क्या हो गया? कैरियर डॉटर बन गई और नॉर्मल सन्स बन गए। तो ऐसे क्रॉस तुम्हें करने को आ सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉटर कैरियर कैसे बन गई? क्योंकि इसका बस एक क्रोमोसोम इफेक्टेड है। अगर कोई फीमेल तुम्हारी इफेक्टर होगी, तो उसका मतलब है कि उसके दोनों ही क्रोमोसोम, अगर ऐसा लिखा हो कि अ कलर ब्लाइंड वुमन
अगर ऐसा लिखा होता कि कलर ब्लाइंड वुमन, तो तुम उसके दोनों ही एक्स पे सी लगाओगे और फिर आगे क्रॉस परफॉर्म करोगे। ठीक है, समझ आई ये बात? ये क्रॉस परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं मैक्सिमम मार्क्स वाले। अगर 5 मार्क में आ गया तो बस ये क्रॉस परफॉर्म करो, ये तुम प्रोजेनी दिखा दो, बस तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए, सिक्कल सेल एनीमिया कहाँ से आ गया भाई? ओके, कलर ब्लाइंडनेस हो गया। अब आते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया भी तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ये क्या कहते हैं, इसको हम आपका रॉयल डिसऑर्डर भी बोलते हैं क्योंकि जो इंग्लैंड की जो क्वीन थी ना, वो भी इसकी कैरियर थी। ठीक है, इसकी कैरियर थी और उनकी फैमिली अफेक्टेड थी इस वाले प्रॉब्लम से। सिंगल क्लॉटिंग प्रोटीन अफेक्टेड। अब देखो, प्लेटलेट्स जो होती है तुम्हारी ना, वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो अगर क्लॉटिंग नहीं हो रही है तुम्हारी ब्लड में, यानी कि अगर तुम्हें एक कट लग गया तो तुम्हारा सारा खून निकल जाएगा, ऐसी वाली मतलब प्रॉब्लम को हम बोलते हैं आपका हीमोफीलिया। ठीक है, सिंपल कट, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, कैरियर फीमेल ट्रांसमिट टू सन। इसके केस में भी ऐसा ही हो रहा है कि फीमेल जो होती है आपकी वो कैरियर हो जाती है, यानी कि ऐसे ये आगे ट्रांसमिट करती है किसको? सन्स को ही। क्रॉस जेंडर आपका ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो गया। ठीक है, एक्स यानी कि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है तुम्हारा, ये तुम्हारा ऑटोसोमल नहीं है, ये तुम्हारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का मैं फिनोमेना समझा रही हूँ। इनको दोनों तुम लिख लेना कि अगर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आता है ना तो उनका एग्जाम्पल है ये दोनों, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस। तो सिमिलरली जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस की क्रॉस परफॉर्म करके पढ़ी है ना, वैसे ही इनका भी हम कर लेंगे। हीमोफीलिया से भी अगर एग्जाम्पल आता है ना, तो जैसे मैंने कलर ब्लाइंडनेस का बताया है वैसा ही तुम इसके केस में भी कर लोगे। ठीक है, कैरियर फीमेल ट्रांसमिट टू सम, क्वीन विक्टोरिया वाज अ फेमस कैरियर। फीमेल हीमोफिलिक इज रेयर। फीमेल अगर अफेक्टर हो, ये बहुत रेयर होता है क्योंकि उसके दोनों क्रोमोसोम को अफेक्ट करना पड़ेगा उसके लिए, और मेल के केस में एक एक्स क्रोमोसोम है, अफेक्ट हो गया तो बस वो अफेक्टर बन गया उसका। ये हो गया तुम्हारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ओके, अब चलते हैं तुम्हारा सिक्कल सेल एनीमिया और तुम्हारा दूसरा है थैलेसीमिया। ठीक है, ओके, ऑटोसोमल रेसेसिव। अब वो थे तुम्हारे सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये है तुम्हारा ऑटोसोमल। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस आई होप आपको पता होगा कि सेक्स क्रोमोसोम्स आपकी जो गैमीट्स में प्रेजेंट है, ऑटोसोम्स का मतलब हो गया कि तुम्हारी जो बॉडी क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि तुम्हारे स्किन में, तुम्हारे हेयर में जो क्रोमोसोम्स है, अगर उनमें डिसऑर्डर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या क्या उसके एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक्कल सेल एनीमिया, तो मैंने तुमको बताया कि ये वाला जो तुम्हारा है आरबीसी, इसका शेप ऐसा हो जाता है। जो तुम्हारा GAG है, ये यहाँ पे UA जो है तुम्हारा U से रिप्लेस हो जाता है, GUG बन जाता है। ग्लूटामिक एसिड तुम्हारा रिप्लेस हो जाता है वैलिन से एट द पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन, 6 पोजीशन 6 ऑफ बीटा ग्लोबिन। अब बीटा ग्लोबिन क्या है ये आप थोड़ा रिसर्च करिएगा और आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आरबीसी का जो शेप है वो बाई कनकेव से तुम्हारा सिक्कल शेप बन जाता है। सिक्कल से कैन क्लॉग ब्लड वेसल्स, अनीमिया हो जाता है इस केस में तुम्हारा। इस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं आपका अनीमिया। ठीक है, और हाँ ठीक है, इतनी बातें आपको इसमें जाननी है। फिर है तुम्हारा थैलेसीमिया, डिटेक्ट इन अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन सिंथेसिस। अब अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन कहाँ होता है? तुम्हारे प्रोटीन की जो बात कर रहे हैं उसमें। रिड्यूस्ड एब्सेंट ग्लोबिन सिंथेसिस, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन, और इससे भी तुम्हारा अनीमिया है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स तुम्हारी लिंक्ड होती हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है वर्सेस सिकल सेल, ये क्वालिटेटिव नहीं है। यहाँ पे नंबर आपका रिड्यूस हो जाता है। अनएफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स ट्रांसमिट द डिजीज, डायग्नोस्ड वाया रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन। अगर आपका हीमोग्लोबिन काउंट गिर रहा है और आरबीसी की मॉर्फोलॉजी यानी कि शेप जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो देन यू हैव टू गेट अ टेस्ट डन, जिससे आपका थैलेसीमिया का पता लगता है। तो वो भी तुम्हारा एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पे, जिसमें मैंने बताया था कि अगर क्रोमोसोम का नंबर एन्यूप्लॉइडी यानी कि क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ जा रहा है 1 से, या आपका सब्सट्रैक्ट हो जा रहा है, या +2 यानी कि होल सेट ऑफ क्रोमोसोम तुम्हारा ऐड हो जा रहा है, तो क्या डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं जो तुम्हारे कॉमन तुम्हारी बुक में प्रेजेंट है, उसको ही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। पहला है तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं ट्राइसोमी 21, यानी कि 2n जो तुम्हारा डिप्लॉयड क्रोमोसोम है उसमें एक तुम्हारा ऐड हो गया, तो 46 होता है तो यहाँ पे 47 प्रेजेंट हो जाएगा। टोटल क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाता है। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल राउंड हेड, शॉर्ट स्टैचर यानी कि हाइट कम हो जाती है और हेड तुम्हारा एकदम राउंड हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हार्ट डिफेक्ट्स यानी कि दिमाग सही से काम नहीं करता है। ठीक है, थोड़े से उनके अंदर डिसेबिलिटी देखने को तुम्हें मिलेगी। एज ऑफ मदर इज अ रिस्क फैक्टर, यहाँ पे मदर का जो एज है ना वो रिस्क फैक्टर, यानी कि जब ऐसी चाइल्ड आपके बॉर्न होने वाली होती है ना, तो उस टाइम पे मदर भी तुम्हारी इफेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ डिफॉर्मिटीज। दूसरा है तुम्हारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है कि एक क्रोमोसोम तुम्हारा लॉस हो गया, 2n-1, तो 46 में से -1 कर दिया तो 45 क्रोमोसोम है। ठीक है, इस केस में तुम्हारी ये तुम्हें फीमेल के केस में देखने को मिलती है। शॉर्ट स्ट्रैचर रूडिमेंट्री ओवरीज, यानी कि ओवरीज जो है, रूडिमेंट्री का मतलब हो गया कि फुल्ली ग्रोन अप नहीं है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। अब ओवरी अगर फुल्ली डेवलप नहीं है तो एग नहीं प्रोड्यूस होगा, एग नहीं प्रोड्यूस होगा तो तुम्हारा फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल 0 होगा, यानी कि ऐसी फीमेल तुम्हारी स्टेराइल हो जाती है। स्टेराइल का मतलब हो गया है कि रिप्रोडक्टिवली
नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज। फंक्शन, दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबीज। वेब्ड नेक हो जाती है, मोनोजोमी एक्स इसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक आपका माइनस हो गया, ठीक है, नॉन फंक्शनल। तीसरा है तुम्हारा क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम, इसमें भी तुम्हारा एक ऐड हो रहा है, 2n+1 हो रहा है, 47 बन रहा है, और इसमें फिनोटाइप मेल देखने को तुम्हें मिल रहा है। अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, इसके केस में आपका टेस्टिस नहीं डेवलप हो रहा, तो ये वाले मेल भी तुम्हारे स्टेराइल हो जाएंगे। ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इसको हम बोलते हैं। तो ये हो गए आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, इतनी बात हो गई। 3 है आपको जो पढ़ने थे, और क्या है आपका, चलो ठीक है, ओके, आई थिंक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओ माय गॉड, सो फाइनली काफ़ी ही कम टाइम में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। ये आपका एक वन शॉट लेक्चर था, जिसको आप अभी कह सकते हैं कि डिटेल में आप इस चैप्टर को, इसकी जो स्लाइड्स है इसको यूज़ करिए और अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। जो मैंने क्रॉस कराया है एज इट इज़ आप उस वैसे क्रॉस को प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, जेनेटिक्स क्या है कि मैथ्स घुसाई है ना इसमें मेंडल ने, तो आप जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आप इसको नहीं कर पाओगे। तो जितनी क्लैरिटी चाहिए, बार बार रिवाइंड करके वीडियो को देखो, खुद के अच्छे से जितनी टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, जितनी तुमको प्रोसेस कराई हैं, जितने डिसऑर्डर्स बताए हैं, सबका खूब अच्छा सा हैंड रिटन नोट्स बनाओ तुम। बायोलॉजी के केस में तुम्हारा ना हैंड रिटन नोट्स का ना कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप उसका यूज करिए, अच्छा सा नोट बनाइए, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट में ना कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विद अ डॉर्फ प्लांट, तो तुम्हारे क्या देखने को मिलेगा वहां पे, ठीक है। अ कलर ब्लाइंड सन इज बोर्न टू नॉर्मल विजन कपल, ठीक है, ये भी देखो अभी मैंने कराया था, व्हाट इज द मदर्स जीनोटाइप। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ पे और भी क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर सकते हो, मैं बताती हूँ, हाँ ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस की लिस्ट कर दी है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट लेना और मेक श्योर करना कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज कोई भी चैप्टर आपका तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक आप उससे एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, अपने से खुद से नहीं लिख पा रहे हो। तुमको देना है बोर्ड्स जिसमें आपको अच्छे से आंसर राइटिंग आनी चाहिए, तो आप इसका प्रैक्टिस करिए और मुझे दिखाइएगा फिर, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर जेनेटिक्स। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। थैंक यू एवरीबॉडी। Unacademy. Let's crack it.